This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस एक्सेल डे 4 के सेशन में आप तमाम को वेलकम कहते हैं। चैट पर मेरे पास 3 मैसेज आए हैं। फरदीन, आपके पास डे 3 की वीडियो नहीं है तो काइंडली आप गूगल क्लासरूम में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर डे 3 की वीडियो मौजूद है। और आपने कहा कि आप गूगल क्लासरूम के अंदर ऐड भी नहीं है, तो एडमिन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको गूगल क्लासरूम में ऐड कर दें। फरदीन, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर ड्रॉप कर दें ताकि एडमिन आपको ऐड कर सके। नाउ आज कोई क्वेश्चन अब तक रिसीव नहीं हुआ है, तो जैसे एजेंडा है हमारा कि फर्स्ट 15 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर्स को रखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कल मेरे पास एक क्वेश्चन सेशन के बिल्कुल एंड में रिसीव हुआ था। आई फॉरगेट द पर्सन नेम, जिन्होंने मुझसे कहा था कि अगर पेशेंट्स का डाटा उन्होंने रिकॉर्ड करना है और इस तरह से कि अगर लास्ट पेशेंट उन्होंने एग्जांपल दी थी कि अगर एच बी में जो है वो रेगुलरेट होते हैं या एच बी का जो है वो टेस्ट किया जाता है, तो पेशेंट का जो लास्ट एच बी था वो कैसे देखा जाएगा, ठीक है, और लास्ट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो एक्चुअली एजेंडा इनका यही है कि हमें सेल्स में लास्ट जो भी एंट्री है वो देखनी है, और ये किसी भी तरीके से हो सकती है। अगर आप अपना वेट चेक करते हैं और आपने एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको जो लास्ट वेट होगा आप चाहोगे कि वही आपको नजर आए, और ये डायनेमिक भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे हेल्थ सेंटर्स में काम कर रहे हैं या एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं जहां पर आप सपोज बच्चे की इंफॉर्मेशन है, अगर बच्चे का नाम आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो लास्ट वेट आपके रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है वो पॉपुलेट करें, और उसकी हिस्ट्री तो मौजूद ही, आप जाएं डेटाबेस के अंदर जाकर उसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली एक फार्मूला मैंने उनके लिए क्रिएट कर दिया, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर वो साहब यहाँ पर ऑनलाइन है तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, और अगर नहीं है तो फिर इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये सॉल्व है। तो मैंने यहाँ पर किया यह है कि लुकअप का फार्मूला एक्चुअली अप्लाई किया, और लुकअप के फार्मूला के जरिए मैंने सेल नंबर B2 से एक डमी डाटा बनाया जिसमें डिफरेंट पेशेंट्स हैं जनवरी से दिसंबर के दरमियान, और वो आते हैं और अपना सपोज करें जो है वो एक डमी नंबर है अपना HB जो है वो रिकॉर्ड करवाते हैं, ठीक है। तो एक पेशेंट 1 जब आए थे जनवरी में तो उनका 19 HB था, फिर 18 था, फिर 15 हुआ, फिर 11 हुआ, और आखिरी एंट्री जो है वो उनकी 44 है। उसी तरह से पेशेंट 2 ने सिर्फ 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो रिकॉर्डिंग करवाई है, और उसके बाद वो फिर गायब हो गए साहब। इसी तरह से पेशेंट नंबर जो 4 आप देख रहे हैं वो सिर्फ सितंबर के अंदर जो है वो आए थे, तो एक्चुअल में बल्कि यहाँ पर दिसंबर में भी है। तो अगर इस डाटा को हमें ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे, तो मैंने लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई किया, और मैंने कहा कि लुकअप करें सेकंड वैल्यू को, और लुकअप वेक्टर 1 मैंने डिफाइन किया है, और जो रेंज मैंने डिफाइन की है उसमें मैंने इसे बताया कि B6 से M6 की वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू है तो B6 से M6 की जो लास्ट वैल्यू है उसको पिक कर ले, ठीक है। तो इस कमांड की मदद से एक्चुअल में मैं इस एम्प्लॉय का सॉरी इस पेशेंट की लास्ट एंट्री को जो है वो यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि जो भी लास्ट एंट्री है वो मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट हो रही है। अच्छा, यहाँ पर आखिरी एंट्री 11 है। सपोज करें अगस्त के अंदर ये साहब आए, इन्होंने एक नई इंफॉर्मेशन ऐड करवा दी, तो जैसी लास्ट इंफॉर्मेशन भी 16 वो यहाँ पर आ रही है। फिर नवंबर में ये दोबारा है, इनकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई, तो जो लास्ट इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास पॉपुलेट हो रही है। तो ये एक डायनामिक ऑप्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, जिस पेशेंट की डिटेल को देखना है तो ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका हमने पहले ही अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो ड्रॉप डाउन से मैं जैसे ही पेशेंट को सेलेक्ट करता हूँ, उस पेशेंट की जो लास्ट एंट्री है जो डेटाबेस के अंदर मौजूद है वो रिकॉर्ड यहाँ पर कॉल हो रहा है, और ये काम मैंने इंडेक्स और मैच के जरिए किया है, ठीक है। तो इंडेक्स और मैच हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो ये फाइल मैं गूगल क्लासरूम में रख दूंगा, जिन साहब का ये सवाल था उनको इसका जवाब भी मिल जाएगा, वो अपने रियल लाइफ सिनेरियो में इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सबके लिए भी एक लर्निंग हो जाएगी कि लास्ट इंफॉर्मेशन डेटाबेस में अगर अपनी एम्प्लॉय की सेल्स को ढूंढना है या किसी भी हवाले से, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इंडेक्स मैच कैसे हेल्प करेगा, ड्रॉप डाउन फंक्शन कैसे हेल्प करेगा, तो ये हमने यहाँ पर इसको कवर किया है। अच्छा, इसके अलावा जो एक सवाल था उसमें कल के सेशन से रिलेट जो हमने मल्टीपल बी लुकअप अप्लाई किए थे, लाइक एक नाम हम लिखते हैं और उस नाम को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो एग्जैक्टली उससे रिलेट इंफॉर्मेशन हमारे पास पॉपुलेट होती है। तो सवाल था कि ये कैसे जो है वो वर्क कर रहा है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है।
तो मेरा ख्याल है ये जो कंफ्यूजन है वो सिर्फ इस कॉलम की है। अगर ये कॉलम आपको समझ आ जाएगा ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टोरी जो हमने कल बनाई थी वो ये थी कि हमारे पास एक एचआर की डेटाबेस है जिसमें हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉइज मौजूद है, सलीम, मुस्तफ़ा, तलत, सलीम। तो अगर सलीम यहाँ पर एक दफा मौजूद है तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो दूसरे वाले सलीम साहब है एक्चुअली वो कंट्री मैनेजर है। ठीक है, और इनकी जो सैलरी पैकेज है वो डिफरेंट है, इनके जो डिपार्टमेंट्स है वो डिफरेंट है, ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग हमें नजर आ रही है। इसी तरह से अगर तीसरे सलीम साहब कोई है यहाँ पर तो अगेन वो सलीम जो है वो सीईओ है और ये सलीम जो है एक्चुअल के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो मुझे एक्चुअल में करना ये कि जब मैं सलीम को सेलेक्ट करूँ यहाँ पर तो जितनी भी इंफॉर्मेशन सलीम नाम की डेटाबेस के अंदर है वो तमाम इंफॉर्मेशन मुझे सर्च करके ला दे कि भाई सलीम अकाउंटेंट भी है, कंट्री मैनेजर भी है, अकाउंटेंट भी है, सीईओ भी है, जहां जहां पर है उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट हो रही है। तो ये हम कैसे करेंगे, हम नेम के हिसाब से डाटा ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किया ये था कि तमाम जो नेम्स यहाँ पर मौजूद है उसको काउंट इफ की मदद लेकर, आज के सेशन में हम काउंट एफ्स, सम एफ और सम एफ्स को देखेंगे और उसकी डेप्थ में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने किया ये था कि काउंट एफ के जरिए C4 से C4 की रेंज बनाई थी और हमने कहा कि इसमें C4 को वो काउंट करके बता दे। रेंज थी C4 से C4 और जो काउंट करना था वो C4 को ही काउंट करना था। तो डेफिनेटली इसके पास एक रिजल्ट पॉपुलेट हुआ, लेकिन जो स्टार्ट रेंज थी वो लॉक थी। तो इससे फायदा ये हुआ कि जैसे ही इसे सेकंड टाइम सलीम मिला तो उसने देखा कि यार इस रेंज के अंदर सलीम जो है वो दूसरी दफा मिला है, तो यहाँ नंबर असाइन हो गया 2। इसी तरह से जब वो नीचे गया तो इसे यहाँ पर सलीम तीसरी दफा मिल गया इस रेंज के अंदर, तो ये इसे नंबर दे रहा है 3, और यहाँ से सलीम चौथी दफा मिला तो इसने इसे नंबर दिया 4। ठीक है, अब मैं डेटाबेस में इन दोनों सेल्स को कॉन्कोर्डिनेट करता हूँ और यहाँ पर एक हेल्पर सेल के अंदर रिजल्ट पॉपुलेट करवा देता हूँ कि ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है। अब मैं डेटा को ढूंढना चाहता हूँ तो मैंने ड्रॉप डाउन बनाया, यहाँ पर तमाम कस्टमर्स के नाम लिख दिए, सलीम, मुस्तफ़ा, तलत। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो कस्टमर्स के नाम लिए हैं वो किस सेल को सेलेक्ट करके लिए हैं, कॉलम सी के अंदर जितने भी यूनिक नेम्स हैं उनको मैंने कॉपी करके इस ड्रॉप डाउन का पार्ट बनाया। तो अगर मैं डाटा को ढूंढ रहा होता सपोज इस वाले कॉलम ए 1 सलीम से, 2 सलीम से, 3 सलीम से, 4 सलीम से, फिर तो मसला नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैं नाम की मदद से डाटा को ढूंढ रहा हूं, ये मेरा क्राइटेरिया नहीं है। तो ये मेरा हेल्पर कॉलम है कि भाई ये जब नाम हो जाए ना तो डाटा एक्चुअली आप इसके अकॉर्डिंगली पॉपुलेट करें। लेकिन स्टार्ट जब रेंज की बनेगी वो यहां से बनेगी, बिल्कुल बिगिनिंग से रेंज बनेगी। इस नाम की मदद से डाटा, इस नाम को ढूंढे, लेकिन जो मास्टर डाटा है वो ये है। तो यहाँ तो सलीम 1 है, सलीम 2 है, सलीम 3 है, ये कैसे बनेगा? तो मैंने अपने फॉर्मूला में इफ एरर, हमें पता है कि अगर कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वहां डैश देगा। वी लुकअप डाटा ढूंढ रहा है, लेकिन डाटा ढूंढे तो कौन से डाटा को ढूंढ कर लाए, सलीम को ढूंढ कर लाए, तो सलीम कौन सा वाला, 1 2 3 4, या अगर और भी है तो कौन सा वाला? तो मैंने कहा कि भाई आप देखें यहाँ कॉलम, एक कॉलम नंबर मैंने एज अ हेल्पर नंबर लिया। तो जब पहली दफा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इस कॉलम का नंबर है 1, क्योंकि यहाँ इस वक्त ये इसी सेल पर मौजूद है A1 से A1 के दरमियान। और अगर मैं इस फार्मूला को एग्जीक्यूट करता हूँ, कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करता हूँ, तो मुझे आंसर मिल रहा है कि वी लुकअप को मिल रहा है 1, क्योंकि A1 से A1 तक की रेंज है। अच्छा, कौन कोऑर्डिनेट कर दिया हमने इसके साथ, B4 को, तो ये क्या बन गया, सलीम 1 सलीम, सॉरी पहले 1 मिल चुका है और B4 में क्या पड़ा हुआ है, सलीम। तो इसका मतलब है वी लुकअप क्या कर रहा है एक्चुअल में, 1 सलीम को जो है वो ढूंढ रहा है। ये रहा, मैंने F9 प्रेस किया। कहां से ढूंढ रहा है, तो डेटाबेस में A3 से N424 तक। अब N3 कौन है, कंट्रोल Z प्रेस किया, कंट्रोल Z प्रेस किया, स्किप किया, दोबारा अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ गए और मैंने डाटा को, और मैंने कहा कि ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। तो जब ये 1 सलीम को ढूंढेगा, 1 सलीम से यहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों वो क्राइटेरिया इस डेटाबेस में यहाँ से मैच करेगा, क्योंकि वीलुकअप की शर्त यही है कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं रेंज आपको वहीं से बनानी है। तो डेटाबेस में मैंने A3 से रेंज बनाई लास्ट सेल तक। अच्छा, अब कहां तक एग्जैक्टली रेंज बनाए, तो मैच करें, हमने कहा कि भाई देखो ये डेजिग्नेशन का सेल आपको जहां मिल जाए ना इस रेंज के दरमियान, वहां तक आपने मैचिंग करनी है, उस कॉलम तक आपने जाना है, उस कॉलम से डाटा को रिटर्न करना है, और अगर नहीं मिले तो आपने डैश देना है। अच्छा, ये पहले में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरे में अगर पहला सलीम अकाउंटेंट है, दूसरा सलीम अकाउंट मैनेजर कैसे?
तो आप देखें ये रेंज एक स्टेप आगे बढ़ गई है। तो अब वो सलीम को ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ कॉलम के अंदर अब उसे क्या मिल रहा होगा, 2। F9 बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर अब जो रिजल्ट मिल रहा है इसे वो 2, और 2 में वो किसको ढूंढ रहा है, B2 को, B4 को। B4 में क्या पड़ा हुआ है, सलीम। मैंने F9 प्रेस किया, ये देखें 2 सलीम को ढूंढ रहा है, इसका मतलब है वो। तो इसे ये 2 सलीम यहाँ मिल गया डेटाबेस में, और इसकी इंफॉर्मेशन कंट्री मैनेजर है वो यहाँ लेकर आ रहा है। इसी तरह से आगे जा रहे हैं तो अब ये तीसरा सलीम, इसे 3 सलीम मिल रहा है, 4 सलीम मिल रहा है, 5 सलीम मिल रहा है। ठीक है, तो ये कॉलम इसलिए हमने लॉक किया है। और जब मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली अब ये रेंज नीचे आ रही है। तो अगर ये 1 सलीम है तो ये 1 सलीम की दूसरे कॉलम से इंफॉर्मेशन को ढूंढ के ला रहा है। अगर मैं इस फॉर्मूला को एग्जीक्यूट करता हूँ, कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करता हूँ, तो अब ये जो रिजल्ट पॉपुलेट हो रहा है मेरे पास वो 1 है। इस कॉलम की पोजीशन क्या है, 1 है। ठीक है, और 1 सलीम की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है हायर डेट में। ये देखें 1 सलीम की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है हायर डेट में। हायर डेट में क्यों ढूंढ रहा है, कैसे ढूंढ रहा है, क्योंकि हमने इसे कहा हुआ है मैच करो इस इंफॉर्मेशन को इस रेंज में। तो जो भी कॉलम नंबर मिलेगा ऑटोमेटिकली वो उस कॉलम में जाएगा और डाटा को पिक करके लाएगा। तो एक्चुअल में हमने यहाँ जो कॉलम का फॉर्मूला यूज किया है वो यहाँ पर इस क्राइटेरिया से अपने वी लुकअप के फंक्शन को मैच कराने के लिए यूज किया है, और उसकी बदौलत ये रिजल्ट हमारे पास पॉपुलेट होता है। ठीक है, तो ये 2 सवालात मेरे पास थे, इन दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं अपनी एक्चुअल ट्रेनिंग की तरफ, जो आज हमने कुछ एजेंडा में डिस्कस किए। कल के सेशन के अंदर कुछ हमारे टॉपिक्स रह गए थे, जैसे एरे फॉर्मूला था, वी लुकअप विद एरे था, और चूज का फंक्शन था। ठीक है, तो मैंने इन टॉपिक्स को आज डे 4 के सेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये रहा एरे फॉर्मूला, वी लुकअप विद एरे और चूज फंक्शन। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है लॉजिकल फंक्शन। देखिए इफ की जो फंक्शनैलिटी है वो हमारी इंडस्ट्री में एडवांस एक्सेल के यूजर को सबसे ज्यादा उसकी नीड पड़ती है। ठीक है, जब आपको रिजल्ट को किसी क्राइटेरिया के बेस पे कैलकुलेट करना होता है। सपोज करें अगर एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने, एसबीपी ने अनाउंस किया, एफबीआर ने अनाउंस किया कि भाई इसकी सैलरी पे जो टैक्स होगा ना वो इतना होगा। अगर सैलरी 2 लाख से ज्यादा है तो उसकी सैलरी पे इतना टैक्स होगा, 3 लाख से ज्यादा है तो इतना टैक्स होगा। तो इस तरह से डिफरेंट स्लैब्स बने हुए सैलरीज के अकॉर्डिंगली टैक्स। अच्छा, कुछ सिनेरियोज में क्या होता है कि भाई सैलरी के ऊपर जो है वो टैक्स अप्लाई हो रहा है, प्लस अगर उसकी फिक्स सैलरी इतनी है 5 लाख से ऊपर है तो इतना आपके ऊपर फिक्स टैक्स है, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट अगर ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर इतना % टैक्स है। तो ये जो टैक्स का फॉर्मूला है या जो परसेंटेज का फॉर्मूला, ये बहुत दफा यूज होता है। इसको मैं यहाँ पर 3 डिफरेंट मेथड से करके दिखा देता हूँ आपको, सिंपल टू एडवांस लेवल पे। एंड देन अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ड्रॉप बॉक्स मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग इस क्वेश्चन को क्लोज करेंगे। अच्छा, इफ के अंदर 5-6 लॉजिक्स यूज होती हैं। इफ में जब आप लॉजिक्स चेक करवाते हैं तो एक होता है द वैल्यू इज इक्वल्स टू, सपोज करें एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन मैनेजर है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या यूज होगी, द वैल्यू इज इक्वल्स टू। और अगर इंफॉर्मेशन जो आप वेरीफाई करा रहे हैं वो टेक्स्ट है तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास की जाएगी, यानी स्ट्रिंग वैल्यू है। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, इंटीजर है, तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा होगी, आप डायरेक्टली असाइन करेंगे। अच्छा, फिर एक कमांड होती है द वैल्यू इज ग्रेटर देन। भाई एम्प्लॉय की सैलरी अगर 1 लाख से ज्यादा है ना तो उस पर टैक्स अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि इसमें 1 लाख वाले साहब की बात नहीं हो रही, 1 लाख 1 रुपए वालों से सैलरी पर टैक्स लग रहा होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं 1 लाख वाले साहब पर भी टैक्स अप्लाई होना चाहिए, तो हम देंगे द वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100,000 एंड देन एंटर। तो 100,000 या इससे ज्यादा वाली सैलरी पे टैक्स अप्लाई होगा। सेम कंडीशन है द वैल्यू इज लेस देन 100,000, तो इसमें 1 लाख से कम वाले लोगों पर टैक्स अप्लाई होगा, 1 लाख पे नहीं होगा। और अगर मैं कहता हूं द वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 100,000, तो इसमें 1 लाख और उससे छोटे लोगों पे टैक्स अप्लाई होगा। और एक कंडीशन, द वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू, भाई ये साहब मैनेजर नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो। हमारी कंपनी में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को, कोई सपोज करें कंपनी की पॉलिसी है फिलहाल कोई इंसेंटिव्स नहीं है, तो हमने कहा भाई द पर्सन डेजिग्नेशन इज नॉट इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट है, या उसकी जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अलावा कोई भी टाइप अगर है तो उसके ऊपर उसको कोई इंसेंटिव मिल रहा है या नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ जो
लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल मैंने यूज किया, ये नॉट के सिंबल के लिए यूज होता है। तो ये 6 कंडीशन एक्चुअल में आप यूज करते हैं इफ की स्टेटमेंट्स के अंदर, और इसको एक एक करके ग्रेजुअली सॉल्व करते हैं। पहला है सिंपल इफ, जिसके अंदर हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे इफ का फंक्शन काम कैसे करता है। कि हमें सैलरी पर उन लोगों की सैलरी पर 2% बोनस देना है जिनका कंपनी के अंदर वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ ईयर के अंदर 10 ईयर से ज्यादा जिसने काम किया है, 10 साल वालों की बात नहीं हो रही, 10 साल से ज्यादा जिसने काम किया है, उसकी इस सैलरी पर 10% हमें बोनस देना है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, इक्वल्स एफ ब्रैकेट ओपन, हमसे कहता है लॉजिकल टेस्ट बता दें, चेक किसको करना चाहते हैं। सो मैंने कहा कि आप चेक करें इस सेल को, C3 में क्या मौजूद है। अगर C3 की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, जो कि हमसे कहा गया है, अगर लॉजिकल टेस्ट इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तो कॉमा क्या करें, अगर वैल्यू ट्रू मिल जाए तो आप सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना 2% से। और अगर ऐसा नहीं होता, सपोज यहाँ पर लेस देन 10 मिलता है इसको किसी जगह पर, तो फिर क्या करें, तो हमने कहा आप सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना 0% से, या मैं डायरेक्टली 0 भी लिख सकता था, बात एक ही है। मैंने फिलहाल प्रॉपर काम कर लिया, मैंने कहा आप सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना 0% से, ठीक है। अब ये जो क्राइटेरिया है 0% या 10%, ये मैंने हार्ड कोड लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर सेल के ऊपर क्लिक भी कर सकता हूँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसमें। और सेल को सेलेक्ट करने में क्या फायदा होगा, फिलहाल हमने हार्ड कोड लिखा हुआ है 10% और 0%, इंटर। तो आप देखें जहां पर एम्प्लॉय की वर्किंग एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 10 मिल रहा है, उसकी सैलरी पे बोनस है। अगर मैं उसके 5 इयर्स कर देता हूं तो उसे कोई बोनस नहीं मिल रहा है, ठीक है। और इवन अगर उसके 10 साल भी है तो बोनस नहीं मिल रहा है। अब मैंने इस सेल पर 10% को हार्ड कोड लिखा है, अगर मैं सेल के साथ कनेक्ट कर दूं तो अच्छी बात ये होगी कि फिलहाल तो कंपनी की जो क्राइटेरिया है या जो कंपनी की पॉलिसी है, वो कंपनी दे रही है कि भाई 10 साल से ज्यादा वालों को आपने बोनस देना है, 10 साल से कम वालों को बोनस नहीं देना है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया हम जैसे जैसे लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंगली काम होगा। सपोज फ्यूचर में कंपनी कहती है कि भाई 25 से ज्यादा वालों को सैलरी पे बोनस देंगे, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 25 ईयर्स लिखा और एंटर किया। ओके, सो हमने सेल को लॉक नहीं किया था और ट्रैक कर दिया दोबारा। सो अब मेरे पास रिजल्ट आ रहा है कि इस सेल पर अगर 25 से ज्यादा नंबर मिल जाए, ईयर्स एक्सपीरियंस हो, तो सैलरी पर 2% बोनस दे वरना ना दे। अगर मैं इसे 30 ईयर्स कर दूं, आप देखें लोग कम हो गए। तो सेल को सेलेक्ट करके काम करने में उसका अपना ही एक एडवांटेज आपको मिलता है, आप फिक्स नहीं रहते, आप वेरिएबल के तौर पर काम ले सकते हैं इसको। अच्छा, चूंकि ये तो न्यूमेरिक वैल्यू थी, तो इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू यूज होगा जब आप नंबर में काम करेंगे। लेकिन जब आप टेक्स्ट पे काम करेंगे तो क्या होगा, मैं कहता हूँ कि स्टेटस अगर आवरली है तो सैलरी पर 5% बोनस है। तो हमने कहा इक्वल टू इफ इस सेल की वैल्यू इक्वल्स टू आवरली। अब चूंकि ये एक टैक्स वैल्यू है, इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ इक्वल लगेगा और इन्वर्टेड कॉमा के साथ ये असाइन होगा। सो मैंने कहा कि इस सेल की वैल्यू अगर आपको आवरली मिल जाए तो आप सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना 5% से एंड देन इंटर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने फॉल्स कंडीशन नहीं दी, मैंने कहा वहां आप 0 दे देना। तो अब देखें अगर उसकी जो आवरली नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसको कोई बोनस नहीं मिल रहा, और अगर आवरली है तो उसे बोनस भी मिल रहा है। तो ये एक लॉजिक हमने अप्लाई किया। और लास्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर इसका जॉब रेटिंग ग्रेटर देन 3 है, जॉब रेटिंग ग्रेटर देन 3 है तो उसकी सैलरी पे 10% बोनस है वरना नहीं है। तो हमने कहा इफ इस सेल को चेक करें, अब चूंकि ये नंबर है तो यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू भी हो सकता है, नॉट इक्वल्स टू, 6 में से कोई भी लॉजिक अप्लाई हो सकती है। तो हमने कहा द वैल्यू इज इक्वल्स ग्रेटर देन 3 है, तो कॉमा सैलरी पर आप 10% बोनस दे दें वरना आप कोई बोनस नहीं देंगे, एंड देन इंटर, इसी को ट्रैक कर दिया। जहां पर ग्रेटर देन 10 मिल रहा है वहां पर बोनस है, जहां पर ग्रेटर देन 10 नहीं मिल रहा वहां पर कोई बोनस नहीं। तो ये हमारा एक सिंपल इफ कहलाता है, जिसमें आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट को चेक किया, अगर वो ट्रू है तो काम क्या करे, अगर फॉल्स है तो काम क्या करे, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कोई और ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं किया हुआ है। लेकिन अब एक और एग्जांपल आगे डिस्कस करते हैं जिसके अंदर लॉजिकल वैल्यू तो
चेक करवानी है लेकिन उसमें लॉजिकल वैल्यू एक से ज्यादा है, यानी दो क्राइटेरिया चेक करने हैं भाई। अगर आप कंपनी में फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और आपकी रेटिंग ग्रेटर देन 3 है तो आपकी सैलरी पे 10% बोनस होगा। 10% बोनस नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं वैसे ही आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ दो कंडीशन है कि भाई फुल टाइम भी होना चाहिए और उसका जो रेटिंग है वो ग्रेटर देन जो है वो 10 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो उसकी सैलरी पे 10% बोनस है वरना नहीं है। तो अब लॉजिक्स दो चेक करवानी है, हालांकि इफ हमसे सिर्फ एक ही लॉजिक पूछता है, लॉजिकल टेस्ट। तो अगर मैं इसे कह दूं कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू सपोज फुल टाइम है, अगर मैं इसको इतना बता दूं तो फिर मैं दूसरी क्राइटेरिया को कैसे चेक करूंगा कि भाई ये ग्रेटर देन 3 भी तो होना चाहिए, अगर ये ग्रेटर देन 3 है तो उसे बोनस मिलेगा वरना नहीं। तो जब आप मल्टीपल क्राइटेरियाज को इफ के अंदर चेक करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो जो क्राइटेरियाज आप चेक करवा रहे हैं वो तमाम ठीक भी हो, उनका जो आंसर है रिटर्न में ट्रू हो, तो उसे बोनस मिले। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो आप सारी चीजों को जो है वो उसको चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट आप ऑर्डर दे रहे हैं वो उसका कलर क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी स्क्रीन साइज क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजों को आप देख रहे हैं, आपके लिए सूटेबल है, प्राइस नेगोशिएशन डिस्काउंट, ठीक है, कितने दिन में डिलीवर होगा, डिलीवरी के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने नहीं करने, तो आप सारी चीजों को मेक श्योर करते हैं। यानी आपकी हर कंडीशन अगर ट्रू है देन आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। और अगर आपकी निगोशिएशन के अंदर कोई एक लॉजिक फॉल्स होती है तो आपके पास ये डिसीजन है कि आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं यहाँ एंड की लॉजिक को अप्लाई करूंगा, एंड का फंक्शन क्या करता है, हमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हम उसको कहेंगे चेक करने को, चाहे एक हो, दो हो, उससे ज्यादा हो, उन सबका ट्रू में आंसर आना जरूरी है। अगर ट्रू है तो आंसर फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा वरना नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर मैं एक सेल पर एक वैल्यू लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल इरफान, एक सेल पर एक वैल्यू लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल फहद, और मैं इसे कहता हूँ इक्वल्स एंड ब्रैकेट ओपन। एंड का फंक्शन मुझसे कहता है लॉजिकल वैल्यू बताओ, यानी चेक किसको करना है। मैंने कहा चेक करो इस सेल की वैल्यू, अगर इक्वल्स टू आपको इरफान मिल जाए, दूसरी वैल्यू बोलता है चेक करने को, कहता है कि इस, मैंने कहा इसको चेक करो, अगर यहाँ आपको फहद मिल जाए, ठीक है, तो क्या करना, अगर ये दोनों लॉजिक्स ठीक होगी तो आंसर देगा ट्रू, क्योंकि और इसके बाद भी मैं और भी लॉजिक्स अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, जितनी अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो, लेकिन उन सब का ट्रू होना यानी सही होना जरूरी है। तो अगर ये सारी लॉजिक्स ठीक है तो आंसर आ रहा है ट्रू, एक भी अगर इंफॉर्मेशन गलत है आंसर रॉन्ग हो गया। तो एंड के अंदर आप जितनी लॉजिक्स चेक करवाओगे सबका ट्रू होना जरूरी है, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, अब और का फंक्शन कैसे काम करता है, हमने कहा इक्वल्स और इस सेल पे चेक करो आपको इरफान मिल जाए, ठीक है, और हमने कहा इस सेल को चेक करो आपको फहद मिल जाए। अब उसे एक सेल पे तो इरफान मिलेगा, दूसरे पे फहद नहीं मिलेगा। लेकिन और के लॉजिक में क्या होता है कि जितनी स्टेटमेंट्स आप चेक करवाओ, अगर उसमें से कोई एक भी ठीक हो गई ना तो आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू में चला जाता है। ये देखें, अगर दोनों सही है तो फिर तो जाहिर सी बात है ट्रू ही आएगा, लेकिन अगर कोई भी एक सही है तो भी आंसर आपका ट्रू रहेगा, अगर दोनों ही गलत हो गई तो ऑफ कोर्स आपका आंसर फॉल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास और में जितनी स्टेटमेंट्स आप चेक करवाओ उसमें से किसी एक का ठीक होना सही है, जरूरी है, तो आंसर ट्रू हो गया। जबकि एंड के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आप चेक करवाओ उसमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट का ठीक, सारी स्टेटमेंट्स का सॉरी ठीक होना जरूरी है, अदरवाइज आंसर आपका फॉल्स में चला जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करूंगा अपने लॉजिकल टेस्ट के अंदर। मैंने कहा इक्वल्स एफ और एंड लगा दिया, क्योंकि एंड मुझे अलाउ करेगा कि मैं जितनी चाहे लॉजिक्स अप्लाई कर सकूं, चेक करवा सकूं। इफ के अंदर तो एक ही लॉजिकल टेस्ट होता है, तो ये एज अ सपोर्ट फॉर्मूला बन गया। तो मैंने इसे कहा कि आप चेक करो इस सेल की वैल्यू, अगर आपको फुल टाइम मिल जाए, और इसकी स्पेलिंग का ख्याल रखना है, यहाँ डाटा में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ फुल टाइम की स्पेलिंग में नो स्पेस है जबकि यहाँ पर विद स्पेस है, तो आपको जरा समझ के काम करना होगा। ठीक है, तो मैंने कहा, और ये केस सेंसिटिव नहीं है लेकिन सारे स्पेस दिया हुआ है तो उसका ख्याल रखना जरूरी है। सो मैंने कहा कि D3 पर अगर आपको फुल टाइम मिल जाए, कॉमा, और ये वाली वैल्यू आपको ग्रेटर देन 3 मिल जाए, तो ये दोनों लॉजिकल वैल्यू मैंने चेक करवा दी। अब अगर ये दोनों ट्रू होगी, हाँ वाकई यहाँ पर फुल टाइम भी है और यहाँ पर ग्रेटर देन 3 भी है, तो क्या करें।
तो भाई आप सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना सपोज 10% के साथ। फॉल्स, अच्छा यहाँ ना फुल टाइम है या फिर यहाँ पर ना 3 है, ग्रेटर देन 3 भी नहीं है, तो क्या करें, तो फॉल्स लॉजिक होगी। तो हमने कहा वहां आप 0 लिख देना एंड देन सिंपली एंटर। आप देखें ये स्टेटमेंट्स मैच नहीं हो रही, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। जहां पर फुल टाइम भी है, वैल्यू जॉब की रेटिंग ग्रेटर देन 3 है, वहां पर ऑटोमेटिकली उसे सैलरी पे 10% बोनस भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा काम हो गया हमारा। और अगर इसके अंदर मुझे सैलरी को भी ऐड करना हो तो क्या करें, देखिए 11,000 रुपए सैलरी है, 1100 रुपए बोनस मिला है। अगर मुझे सैलरी को भी ऐड करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल है, लास्ट में प्लस का बटन दबाएंगे, सैलरी को ऐड करा देंगे, इंटर। सैलरी हो गई 12,100, 11,000 सैलरी और 1100 रुपए आपने देखा था वो बोनस आ रहा था, तो उसकी सैलरी अब हो गई, रिवाइज सैलरी आ गई सपोज 12,100 रुपए। तो ये भी आप कर सकते हैं, सिंपल। अच्छा, अब हम देखते हैं और के अंदर, जैसे एंड का फंक्शन था वैसे ही और है, लेकिन चेकिंग 3 है कि फुल टाइम होना चाहिए, या तो रेटिंग ग्रेटर देन 3 हो, या वो कंपनी में 10 साल से ज्यादा काम कर रहा हो। भाई कंपनी ने एक पॉलिसी अनाउंस की कि अगर आप हमारी कंपनी में फुल टाइम है, या बेशक आप पार्ट टाइम है, लेकिन अगर आपको इस बॉस ने रेटिंग जो है वो ग्रेटर देन 3 दी है, चले आप पार्ट टाइम भी है और आपकी रेटिंग ग्रेटर देन 3 भी नहीं है, लेकिन आपको काम करते हुए हमारी कंपनी में 10 साल से ज्यादा हो गया, यानी कोई भी एक लॉजिक का ट्रू होना जरूरी है। अगर वो ट्रू हो गई तो आपको बोनस मिलेगा 10%। सो हमने फॉर्मूला लिखा अगेन, इफ और पहली लॉजिकल वैल्यू है, हमने कहा इस सेल पर अगर आपको फुल टाइम मिल जाए, कॉमा, हमने कहा रेटिंग अगर आपको ग्रेटर देन 3 मिल जाए, कॉमा, और वर्किंग एक्सपीरियंस आपको ग्रेटर देन 10 मिल जाए। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि जिस तरह से लिखा हुआ उस तरह से ही फॉलो करो, आप 1 2 3 करके भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, इसके अंदर कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। सो अगर ये तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो क्या करे, तो हमने कहा भाई आप सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना 10% से, वरना आप सिंपल 0 टाइप कर देना एंड देन सिंपली एंटर। तो आप देखें ये फुल टाइम नहीं है, हाफ टाइम है, ना इसकी रेटिंग ग्रेटर देन 3 है, लेकिन इसको काम करते हुए 10 साल से ज्यादा हो गए, इसलिए इसे बोनस मिल रहा है। तो यहाँ अगर मैं इसके वर्किंग ईयर को भी कम कर दूं तो ऑटोमेटिकली इसका बोनस जो है वो ऑफ हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट लॉजिक्स को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो एंड या और की लॉजिक को ध्यान में रखकर आप काम कर सकते हैं। तीसरी स्टेटमेंट जिसकी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है, और वो नेस्टेड इफ कहलाता है, बार बार चेक करना टिल तब तक कि जब तक आपको आपका डिजायर आंसर ना मिल जाए। ठीक है, और मुझसे कल सेशन में एक पार्टिसिपेंट ने सवाल भी किया था कि जब मैं टेबल के स्लैब वाला एक फॉर्मूला परसेंटेज वाला बताया था, तो उसमें उन्होंने मैसेज बॉक्स के अंदर किया था कि अगर मल्टीपल टेबल्स हों तो क्या होगा। तो मैं उस वक्त उनका सवाल नहीं समझ पाया था क्योंकि मैं पेवेट से रिलेट बात कर रहा था। तो बाद में फिर उन्होंने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो आज हम उसको भी देखेंगे कि अगर आपका डाटा डिफरेंट टेबल्स के अंदर है और स्लैब्स बने हुए हैं और आपको उस पर टैक्स अप्लाई करना है जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, और आप देखेंगे कि उसमें भी इफ बार बार लगेगा, वी लुकअप लगेगा। तो बहरहाल यहाँ हम इस क्वेश्चन को पहले एड्रेस करते हैं, फिर इंशाल्लाह उस पर भी जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एम्प्लॉय फुल टाइम है तो आपको सैलरी पे 10% देना है, हाफ टाइम है तो 5% देना है, कॉन्ट्रैक्ट है तो 2% देना है, और बाकी लोग अगर मिल जाए मिसाल के तौर पर ये जैसे आवरली है या कुछ और, तो उन्हें कोई बोनस नहीं देना। तो लॉजिक अप्लाई की हमने, इफ हमने कहा भाई आप चेक करें इस सेल पर अगर आपको फुल टाइम मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सैलरी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10% से। कल याद है वी लुकअप के अंदर भी हमने ग्रेड का फार्मूला लिखा था और वो भी कुछ ऐसे ही काम कर रहा था कि अगर ये वाली सैलरी हो तो ये कमीशन दे दे, या ये पार्टिसिपेंट ने ये स्कोर किया है उसका जीपी ये है तो ये उसका रिजल्ट बन जाए। तो सिमिलरली आप चाहो तो वी लुकअप से भी कर सकते हो, या आप जो है वो इससे भी कर सकते हो, इफ से भी। ठीक है, तो हमने कहा कि इफ अगर D3 पर आपको फुल टाइम मिल जाए तो आप सैलरी को F3 को मल्टीप्लाई करना 10 से। ठीक है, तो ये ट्रू लॉजिक है। अगर तो ट्रू नहीं होती, सपोज यहाँ पर उसे मिलता है हाफ टाइम, तो क्या करें, तो हम फॉल्स के जरिए स्टेटमेंट को एंड नहीं करेंगे, बल्कि इसकी फॉल्स के अंदर एक और इफ खोल देंगे, और ये बिल्कुल ऐसा ही है जब एक
डे 2 की क्लास में सवाल किया गया था कि अगर मुझे मल्टीपल बुक्स में से लुकअप करवाना हो या शीट्स में से लुकअप करना हो तो क्या करेंगे, तो हमने वहां पर इफ एरर की एग्जांपल को डिस्कस किया था और इफ एरर के फॉल्स के अंदर हमने दोबारा से एक नया इफ एरर ओपन किया था एंड देन स्टेटमेंट को ट्रू करके आगे काम कंटिन्यू रखा था। ठीक है, तो यही लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होगी। हमने एक और इफ डाल दिया पहले इफ के फॉल्स के अंदर और बाकी सब कुछ तो वैसे ही, आप चाहो तो इसको कॉपी भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसको, चलो इतना मैं कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैंने कहा D3 पर आपको अब फुल टाइम की जगह हाफ टाइम मिल जाए तो आप क्या करना, सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना 10% से, नहीं अब हमें करना है इसको 5% से। और तीसरी लॉजिक, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करें, हमने कहा इफ, और अगर आप यहाँ क्लोज करना चाहो तो कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट है तो 2% वरना 2% से। तो मैंने कहा इफ इस सेल की वैल्यू, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो आप सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना 2% से, वरना आप 0 दे देना। यहाँ पर फॉल्स को मैंने क्लोज किया और जितने इफ के स्टेटमेंट्स खोले थे उतने इफ के स्टेटमेंट्स को मैंने क्लोज किया एंड देन सिंपली एंटर किया। तो अगर फुल टाइम है तो आप देखें सैलरी का 10% बोनस आ रहा है। अगर यहाँ पर हाफ टाइम होगा जैसे नीचे दिया हुआ है तो सैलरी का, ओके तो यहाँ हाफ टाइम की स्पेलिंग देखें, मैंने पहले डिस्कस किया था, स्पेलिंग का हमें ख्याल रखना होगा जो मैंने गलती की और अब मैं इसको करेक्ट कर लिया है। तो यहाँ देखें हाफ टाइम के अंदर उसे 5% बोनस मिल रहा है और अगर कहीं पर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे 2% बोनस मिल रहा है और अगर कोई आवरली बेसिस पर है तो ऑटोमेटिकली उस पर कोई भी बोनस अप्लाई नहीं होगा। तो ये इफ की मल्टीपल लॉजिक्स है, आप जितनी दफा चाहें ये नेस्टेड इफ लगा सकते हैं और अपनी स्टेटमेंट्स को टिल जब तक कि आपका डिजायर आंसर जनरेट नहीं होता आप वो आंसर जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमने पहला पोर्शन जो है वो कंप्लीट किया है। अच्छा, इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि एरे का टॉपिक है और ये हमारी कोर्स आउटलाइन का पार्ट नहीं था, लेकिन ये एरे का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो एग्जांपल हम देखेंगे वी लुकअप के अंदर एक सवाल मेरे पास आया कि अगर मेरे पास एक ही कॉलम के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है और मुझे उसको प्लस करना हो तो मैं ये कैसे प्लस करूंगा विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप। आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको और सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास एक एरे का एक्चुअल पर्पस क्या है। एरे का एक्चुअल पर्पस ये है कि अगर आप पूरे कॉलम को, सपोज करें पूरी वैल्यूज को अगर आप दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक साल पर उसका रिजल्ट जनरेट करते हैं तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सपोज करें मैं कहता हूं कि ये जितनी भी सेल्स है मेरी उसमें से मैं एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं और जो मैक्सिमम सेल्स होगी, जो भी प्रॉफिट मेरा मैक्सिमम आया वो प्रॉफिट मेरे पास यहाँ आ जाए। ठीक है, और ये एक ही फंक्शन से करना है, मुझे तमाम सेल्स में से एक्सपेंसेस को माइनस करना है और उसमें से जो मैक्सिमम सेल्स हो जो भी प्रॉफिट के अंदर वो यहाँ आ जाए। तो नॉर्मली हम लोग ये काम कैसे करते हैं, एक प्रॉफिट का अलग से सेल बनाते हैं, इक्वल टू सेल्स में से माइनस कर दिया एक्सपेंस को और इसको ड्रैग किया तो पता चला कि यार ये सारा प्रॉफिट है और इसमें से मैंने मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया तो मुझे पता चला कि जो मेरी मैक्स सेल्स है वो 251 मिलियन मेरी मैक्सिमम सेल्स है। लेकिन मैं यही काम अब कर रहा हूँ और मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको डिफरेंस नजर आ जाए। सो मैंने कहा इक्वल्स मैक्स वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे, मैंने कहा ये जो सेल्स आ रही है इस पूरी सेल्स में से आप माइनस करें इस एक्सपेंसेस को और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और यहां अगर एंटर किया क्योंकि पूरी वैल्यू को, एक रेफरेंस को दूसरे रेफरेंस के साथ माइनस करना है और उसमें से जो मैक्सिमम सेल्स है वो निकालनी है तो ये काम वन गो में नहीं हो सकता। अगर आप देखें मैं एंटर कर रहा हूं तो रिजल्ट मेरे पास इनअप्रोप्रिएट कुछ सा भी रैंडम उठा रहा है। लेकिन एरे फंक्शन यानी पूरी रेंज को जब आप दूसरी रेंज के साथ इधर प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, व्हाटएवर कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप उस पर कोई फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो पूरी रेंज का, तो आखिर में आप कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करते हैं तो ये एक एरे फंक्शन बनता है। आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में स्टार्ट के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन है और लास्ट के अंदर कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। ये सिंबल है एक्चुअल में हमारी मैक्सिमम, ये बताता है कि ये एरे फंक्शन है और आप देखें आंसर बिल्कुल हमारे पास वही आया जो कि मैंने यहाँ जनरेट किया था। अगर मैं इसको मिटा भी देता हूँ तो एग्जैक्टली मेरे
फर्स्ट सेल की वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सेकंड सेल की वैल्यू के साथ, तो रिजल्ट मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है पॉपुलेट करती है। एक छोटी सी एग्जांपल से और समझते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे अपनी तमाम सोल्ड आइटम, जितनी भी मेरी ये सोल्ड आइटम्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है प्राइस के साथ, और जो रेवेन्यू है वो मुझे यहाँ पर जनरेट करना है। तो मैं एरे फंक्शन से ये काम बहुत आसानी से कर सकता हूँ। मैंने कहा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ये जो तमाम मेरी वैल्यूज है उसे मल्टीप्लाई कर दें तमाम प्राइसेस के साथ, ब्रैकेट क्लोज किया, और मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन प्रेस किया। सो मेरे पास एक आंसर पॉपुलेट हो गया कि अगर आप इन सारी वैल्यूज को जो आपने बेची है, क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट के साथ, तो जो रेवेन्यू आपका होना चाहिए, कैश इन हैंड होना चाहिए आपके पास, वो ये होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, ये आंसर पॉपुलेट हुआ, इसको ड्रैग किया, और लास्ट में मैंने सम का फॉर्मूला लगाकर इसको देखा कि मेरे पास कैश इन हैंड कितना होना चाहिए। तो जो कैश इन हैंड मैं यहाँ पर दो डिफरेंट फार्मूलाज के जरिए परफॉर्म कर रहा हूँ, वो काम मैंने एरे में दो डिफरेंट रेंजेस को आपस में प्लस मल्टीप्लाई करके हासिल कर लिया। और इस तरह के काम के लिए जो है ना, एक फॉर्मूला और है जिसका नाम है सम प्रोडक्ट, जो एग्जैक्टली एरे ही फंक्शन है। इक्वल सम प्रोडक्ट कहता है एरे वन बताओ, एरे वन में मैंने सपोज अपनी तमाम सोल्ड आइटम रख ली, कॉमा, ठीक है, एरे टू बताओ, दूसरी वैल्यूज बता दी, और ब्रैकेट क्लोज, और इसे कंट्रोल शिफ्ट इंटर नहीं करना, इसे सिर्फ इंटर करना है क्योंकि एक नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन ये इसके बैक एंड पे एरे बिल्ट इन है। इंटर किया, आंसर पॉपुलेट हो गया मेरे पास सेम। तो आइदर अगर आप इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको लास्ट में कंट्रोल शिफ्ट इंटर करना है, अगर आप सिंपल इंटर करेंगे तो आंसर गलत आएगा या जनरेट नहीं होगा, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे तो आंसर सही जनरेट होगा। जबकि दो कॉलम्स की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए आप मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है बिल्ट इन जिसका नाम है सम प्रोडक्ट, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक तीसरी एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें कि यहाँ मेरे पास ये आइटम की क्वांटिटी लिखी हुई है और इसकी प्राइस लिखी हुई है, मुझे इसका 10% टैक्स निकालना है। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू, मैंने कहा देखो ये पूरी रेंज है, इस पूरी रेंज को मल्टीप्लाई कर दो सेकंड रेंज के साथ, और इसका एक और काम करते हैं, पहले से ये तमाम ब्लैंक सेल्स में सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि आंसर मैं वन गो में ले लूं, और फिर मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर रहा, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको एक और चीज भी मैं समझा सकता हूँ। इक्वल, मैंने कहा इस पूरी रेंज को मल्टीप्लाई कर दो आप प्राइस के साथ, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 10% के साथ, और मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा, और पहले से ये सारे सेल्स को, ब्लैंक सेल्स को सेलेक्ट करने का फायदा मुझे ये मिलेगा कि जब मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये एरे फंक्शन होगा और तमाम सेल्स पर वन गो के अंदर आंसर मेरे पास पॉपुलेट हो जाएगा। तो अगर मेरे पास 10 आइटम सोल्ड भी है, 2200 के हिसाब से प्राइस बन रही है, तो अमाउंट बन रही होगी 22,000 रुपए। 22,000 का 10% टैक्स कितना बन गया, ऑटोमेटिकली 2200 रुपए। तो मैंने अपनी सोल्ड आइटम को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया, जो रेवेन्यू इसकी मेमोरी में गया उस रेवेन्यू को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10% से, और उसका मार्कअप या उसका जो भी टैक्स अमाउंट है वो मेरे पास कैलकुलेट होकर एक अलग जगह पर नजर आ गया, और मुझे पता चल गया कि यार जो भी मेरा रेवेन्यू होगा ना, एक्चुअल में उसका इतना तो मुझे टैक्स पे करना ही है। तो ये एक बेहतर कमांड हो सकती है। ठीक है, और इसी तरह से दो और छोटी सी एग्जांपल और फिर वी लुकअप पे चलते हैं। एक्सेल के अंदर एक सवाल मेरे पास आता है कि मेरे पास जो है ना, सपोज करें मैं कोऑर्डिनेटर हूँ एक बैंक के अंदर जहां मेरे अंडर में 70 ब्रांचेस हैं, और मुझे हर ब्रांच के टॉप 60 कस्टमर्स का डाटा चाहिए होता है। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि ये कैसे हो सकता है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, और आप ये डाटा जो है वो वेरी होगा डेफिनेटली डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अगर मैं जनवरी की डेटाबेस पर काम कर रहा हूँ और मेरे जो टॉप कस्टमर्स हैं 60, वो मुझे अलग से नजर आ जाए शीट नंबर 2 पर। अच्छा, फैब के अंदर ज़ाहिर है डाटा चेंज हो गया, अब शायद हो सकता है कस्टमर्स जो टॉप 60 थे पहले कुछ और थे चैन के, अब फैब के बदल गए, तो ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो मैं सॉर्ट नहीं कर सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं सेल्स के अमाउंट पे जाकर सॉर्ट की कमांड लगा दूं तो टॉप 60 टॉप पे आ जाएंगे, कॉपी करूंगा बराबर में पेस्ट करूंगा, तो ये तो मैनुअल काम है ना।
तो अगर इसको डायनेमिक करना हो कि भाई आज की डेट के अंदर टॉप 60 कौन है, कल की डेट में टॉप 60 कौन है, तो डाटा गिरता जा रहा है, वैल्यू बदलती जा रही है, उसी के अकॉर्डिंगली डाटा आपके पास पॉपुलेट करे टॉप बॉटम सेल्स का। तो ये कैसे होगा? अच्छा, एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला है जिसका नाम है लार्ज। लार्ज क्या करता है कि आप इसे बताते हैं कि इन नंबर्स में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो बता दो। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल्स टू लार्ज, कहता है एरे बताओ, मैंने कहा देखो ये नंबर है, कॉमा, और फिर कहता है की, के मींस की, इसमें से सबसे कौन सी वैल्यू देखनी है, कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है। तो अगर आप के में 1 लिखोगे तो इसको समझ आएगा कि इसकी फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू देखने की बात हो रही है, जो कि ये लेकर आ गया सपोज 846। अगर मैं के में 2 लिख दूं तो ये सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू ले आएगा, 3 लिख दूं तो ये थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू ले आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है कि इन तीनों वैल्यू को प्लस करना है और इस टॉप 3 सेल्स को प्लस करके इसका आंसर देखना है। तो आंसर क्या आना चाहिए? अगर मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ दूसरे सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ तीसरे सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप स्टेटस बार में देख सकते हैं आंसर है 2245, ये आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब होगा मेरा फंक्शन सही काम कर रहा है। टॉप 3 सेल्स देखनी है मुझे, उसका रेवेन्यू बना कितना। फॉर्मूला ज़ाहिर है प्लस करने को कहा जा रहा है तो सम कर दिया। अब टॉप 3 वैल्यू देखनी है तो मैंने कहा भाई लार्ज का फंक्शन तो लाजमी लगेगा। लार्ज का फंक्शन हमें कहता है एरे बताओ, यानी रेंज बताओ नंबर्स की। तो मैंने कहा देखो ये नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन नंबर्स में की कहता है कि भाई कौन सी वैल्यूज आपको देखनी है। तो मैंने कहा कि यार इन नंबर्स में जो है ना, अब मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कहा फर्स्ट कॉमा 2 कॉमा 3, यानी टॉप 3 वैल्यूज के अंदर मैंने टॉप 3 वैल्यू डाल दी। लार्ज का ब्रैकेट क्लोज, सम का ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आंसर पॉपुलेट हो गया 2245। मैं आपको करके दोबारा दिखा दूं, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। तो डेटाबेस के अंदर टॉप 3 कस्टमर्स मेरे पास 2245 है। अच्छा, मान के चलते हैं कि भाई ये हार्ड डिस्क की जो सेल्स है सपोज वो 1000 है, अब बढ़ गई, अब चेंज आएगा ना, कौन हटेगा इसमें से? 663 हट जाएगा, एंटर। ये देखें 663 हटा, टॉप लार्जेस्ट वैल्यू आ गई। फॉर्मूला मेरे पास अपडेट है, यहाँ पर ज़ाहिर है अपडेट क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज ये रही, इधर से हटाकर मुझे इसको यहाँ लेना होगा। आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यार आज जो मेरी सेल्स हुई है उसमें टॉप 3 कस्टमर्स मेरे कौन थे। और इसी तरह से अगर मुझे देखना है कि आज जो मेरी सेल्स हुई है उसमें मेरी बॉटम 3 सेल्स कौन सी है, या बॉटम 3 कस्टमर्स कौन से हैं। तो जैसे हमने लार्ज का फंक्शन अप्लाई किया था वो क्या करता था, मैक्सिमम वैल्यू बता रहा था। वाइस वर्सा फंक्शन है, उसका नाम स्मॉल है। डायरेक्टली कर लेते हैं, हमने कहा भाई आप सम करें, किसको? हमने कहा आप स्मॉल वैल्यू को सम करें, ठीक है। कहता है रेंज बताओ एरे, मैंने कहा ये नंबर्स हैं, कॉमा कौन सी वैल्यू। तो मैंने कहा कि आप पहली, दूसरी, तीसरी। तो इसका मतलब क्या है, पहली स्मॉलेस्ट वैल्यू, दूसरी स्मॉलेस्ट वैल्यू और तीसरी स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो पहली कौन है 226, दूसरी कौन है 228, तीसरी कौन है 294। तो इन तीनों की बात हो रही है। देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सो मेरे पास रिजल्ट पॉपुलेट हुआ। अगर मैं इन तीनों को क्रॉस चेक कर लूं कि ये रिजल्ट मेरे पास ठीक है या नहीं, सो मैंने फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया, सेकंड को कंट्रोल के साथ क्लिक किया, थर्ड को क्लिक किया, 478 स्टेटस बार मुझे बता रहा है कि बिल्कुल यही आंसर मेरे पास जनरेट होना चाहिए। और सामने भी मैं देख सकता हूँ बिल्कुल जबरदस्त मेरे पास यही आंसर जनरेट हो रहा है। तो एरे फंक्शन एक्चुअली हमें अलाउ करता है कि हम अपनी डेटाबेस में से अगर सेलेक्टिव कॉलम्स को प्लस करना चाहते हैं या वैल्यूज को प्लस करना चाहते हैं तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये हमारे लिए हेल्प करता है। अब इसका प्रैक्टिकली एक और एडवांटेज देखते हैं। देखें वी लुकअप विद एरे नाम की एक फाइल है, मैं आपको इसमें समझाऊं। मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स है और इन प्रोडक्ट्स का लास्ट ईयर के अंदर जो रेवेन्यू, क्यूमुलेटिव रेवेन्यू मेरे पास आया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट 1 जो मैंने जनवरी में सेल्स की वो 395 मिलियन रेवेन्यू आया, फैब के अंदर 409 मिलियन आया, मार्च के अंदर 437। तो इस तरह से प्रोडक्ट 1 से मेरा जो रेवेन्यू है लास्ट ईयर 2019 का वो यहाँ दिया हुआ है। और मेरी टोटल 10 प्रोडक्ट्स हैं जिससे मैंने ये रेवेन्यू जनरेट किया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी प्रोडक्ट को मैं यहाँ से चूज करूँ उस प्रोडक्ट का टोटल आंसर आना चाहिए। टोटल का मतलब क्या है, ये पूरे का प्लस, उन्हीं में से जो मिनिमम सेल्स है वो आ जाए।
जिसकी सबसे कम सेल्स है, और फिर अगर महीना भी लाना हो तो महीना भी ले आएंगे। मैक्सिमम सेल्स ले आए, किस महीने सबसे हाईएस्ट सेल हुई थी, और एवरेज सेल्स दिखा दे। तो चले एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट 1 चूज करता हूँ, रेवेन्यू क्या आना चाहिए मैं कैलकुलेट करके आपको सिर्फ टेम्पररी यहाँ दिखा देता हूँ कि इसका आंसर आना चाहिए मेरे पास 3867, ये मेरा है टोटल। ठीक है, चलिए इसको हटा दें फिलहाल। सो हमने लिखा यहाँ पर इक्वल्स, क्योंकि सम करना है। सम किसको करना है, हमने कहा प्रोडक्ट 1 को। तो प्रोडक्ट 1 को कैसे सम करेगा, तो हमने कहा यार आप लुकअप करो। ठीक है, लुकअप में मैंने ये फर्स्ट वैल्यू ली, कॉमा, ये वैल्यू एक्चुअली कहाँ मौजूद है। सो मैंने कहा कि ये वैल्यू इस जगह पर मौजूद है, और इसका नाम मैंने टेबल में चूंकि कन्वर्ट किया हुआ है तो टेबल का नाम आ गया। अब इस टेबल के अंदर मुझे कॉलम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इन 13 कॉलम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और जब ये सेलेक्ट हो जाएंगी वैल्यूज तो एक्चुअल में ये प्लस हो रही होंगी। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ कॉमा के बाद कॉलम का नंबर देना था, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये मिल गया इसे कॉलम इंडेक्स नंबर। इन सारे कॉलम से वैल्यू को ये उठाएगा, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच करे। सो मैंने कहा यार एग्जैक्ट मैच करो 0, ब्रैकेट क्लोज। अब अगर मैंने एंटर किया तो आंसर जनरेट नहीं हो रहा या गलत आ रहा है, और अगर मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दिया तो आंसर बिल्कुल जबरदस्त जनरेट हो रहा है। और मैं दोबारा इसको क्रॉस चेक करके दिखा दूं, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ये सारी फिगर्स हैं अगर, तो देखें आंसर दोनों मैच कर रहे हैं, ये टोटल आंसर है हर एक का। ठीक है, तो अगर मैं प्रोडक्ट 2 लूं तो आंसर आना चाहिए 3803, मैंने यहां से प्रोडक्ट 2 ले लिया। ठीक है, प्रोडक्ट 3 ले लिया, आंसर आ रहा है 4155, बिल्कुल जबरदस्त। अब यही फॉर्मूला अगर मैं कॉपी कर लूं और इसमें मैं सिर्फ इस B15 को लॉक कर लेता हूं, ये रेंज नहीं हिले, लॉक F4, तो फायदा क्या होगा, मुझे सिर्फ अपने फॉर्मूला में इस सम को बदल के करना होगा मिन, और आखिर में कंट्रोल शिफ्ट एंटर। नेक्स्ट फॉर्मूला पे किया मैंने मैक्स, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और आखिर में कर दिया मैंने एवरेज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये प्रोडक्ट 3 की टोटल सेल्स आ गई। इधर मिनिमम भी देख लेते हैं, इक्वल्स मिन, इन सब की मिनिमम क्या है, इन सब की मैक्सिमम क्या है, और इन सब की एवरेज क्या है। ताकि आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकें। ठीक है, सो ये मेरे पास आ रही है टोटल सेल्स, मिन, मैक्स और एवरेज। आप, अच्छा आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है ना कि यार इतनी मेहनत है कि क्योंकि यहाँ पर वी लुकअप लगा देते, तो यस आप वी लुकअप लगा सकते थे। आप इसको कह सकते थे कॉलम, सपोज ये अगर 13 है तो आप कह सकते थे 14 से ढूंढ के ले आओ, 15 से ले आओ, 16 से ले आओ, 17 से ले आओ, तो आप ये भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम चूंकि एरे का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपने देखा कि जबरदस्त फायदा हुआ। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट 3 को देख रहा हूँ तो प्रोडक्ट 3 में देखे 155, 167 मिनिमम वैल्यू, 485 मैक्सिमम वैल्यू, और 346 एवरेज वैल्यू मेरे पास पॉपुलेट हो रही है। अगर मैं यहाँ से किसी और प्रोडक्ट को चूज करता हूँ तो उसी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली जनरेट हो रहा है। तो एरे फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा, और अगर मल्टीपल सेल्स को आपस में अगर हमें एडिशन करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये फॉर्मूलाज कैसे हमारी हेल्प करते हैं, इसको भी हमने वी लुकअप के साथ अप्लाई करके देखा है। अच्छा, फिर उसके बाद एक बहुत छोटा सा और आसान सा फंक्शन, इसका नाम है चूज का फंक्शन। चूज का फंक्शन करीब करीब है हमारे वी लुकअप के फंक्शन की तरह, नहीं इफ के फंक्शन की तरह। इफ का फंक्शन क्या होता है कि उसमें आप एक लॉजिकल वैल्यू पूछते हैं, और ट्रू है तो काम करे, फॉल्स है तो काम करे। तो अभी आपने उसको प्रैक्टिकल देखा उसका, यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें चूज के फंक्शन में आप एक इंडेक्स नंबर देते हैं, और वो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा 1 से और एंड होगा 64 तक, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है।
और ये कंटिन्यूएशन में होगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता रहेगा। और अगर उसे आप बताएंगे कि इंडेक्स नंबर में सपोज 1 मिल जाए तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की होगी वो ले आए, 2 मिल जाए तो स्टोर की भी इंफॉर्मेशन ले आए। तो यहाँ मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ 1 लिखूं इस सेल पे 1, तो जो ब्राउन टेक्स्ट है ना वो यहाँ लेकर आ जाए। अगर मैं यहाँ 2 लिखूं तो ब्लू ले आए, 3 लिखूं तो ग्रीन ले आए, यानी ये टेक्स्ट ले आए। तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं आपको। हमने कहा इक्वल चूज, कहता है इंडेक्स नंबर बताएं। मैंने कहा चेक करें इस सेल पे क्या है। अगर इस सेल पे इंडेक्स नंबर आपको 1 मिले तो वैल्यू 1 में जो भी स्टोर आप करेंगे वो लेकर आएगा। तो वैल्यू 1 में मैं स्टोर करवा देता हूँ ब्राउन को, कॉमा। अगर इंडेक्स नंबर में 2 मिलेगा तो वैल्यू 2 में जो भी स्टोर किया होगा वो लेकर आएगा, वो मैंने रख दिया ब्लू। अगर इंडेक्स में 3 मिलेगा तो वैल्यू 3 में जो रखा होगा वो ले आएगा। और अगर इंडेक्स में से 4 मिलेगा तो वैल्यू 4 में जो आप रखेंगे वो ले आएगा। सो मैंने रख दिया रेड को, एंटर। अब चूंकि इसे इंडेक्स में 1 मिल रहा है तो 1 में हमने स्टोर करवाया था ब्राउन को, बोला आ रहा है। अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो 2 में स्टोर था ब्लू, वो आ रहा है। 3 लिख रहा हूँ तो ग्रीन, और 4 लिख रहा हूँ तो रेड लेकर आ रहा है। तो ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल, इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे। देखो सपोज करो बॉस ने कहा कि अगर स्टाफ की जॉब रेटिंग अगर 1 है, ठीक है, तो उसकी सैलरी पर 10% बोनस होगा। अगर स्टाफ की जॉब रेटिंग 2 है तो उसकी सैलरी पर सपोज रेटिंग जो है वो अगर 2 है तो उसकी सैलरी पे सपोज करें हम बढ़ा देते हैं 12% होगा। और अगर 3 है तो उसकी जॉब रेटिंग अगर 3 है तो उसकी सैलरी पे 15% इंक्रीमेंट होगा, बोनस होगा। सो हमने फॉर्मूला लिखा इक्वल चूज, इस सेल को चेक करें। अगर यहाँ पर 1 है तो क्या करें, कॉमा, इसको उठा लें और इस सेल को लॉक कर दिया F4, कॉमा। अगर यहाँ 2 मिले तो इसको उठा लें, इसे लॉक कर दिया। और अगर यहाँ से 3 मिले तो वो थर्ड वैल्यू को पिक कर ले, इसे लॉक कर दिया। अच्छा अब ये वैल्यू को पिक तो कर लेगा, आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट तो आ रहा है, क्योंकि ये 3 है तो 15% आ रहा है, अगर 2 है तो 12% आ रहा है, 1 है तो 10% आ रहा है। तो परसेंटेज तो आ रही है, लेकिन हमें एक्चुअली परसेंटेज नहीं देखनी थी, हमें इस परसेंटेज को बोनस के साथ मल्टीप्लाई करना, सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करना था ताकि बोनस आ जाए। तो मैंने लास्ट में मल्टीप्लाई बाय सैलरी कर दिया एंड देन इंटर। तो आप देखें सैलरी का बोनस आ गया, एंड देन सिंपली ड्रैग करते हैं, हर सैलरी का बोनस उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है। अगर 1 है तो 10%, 2 है तो 12%, और अगर 3% रेटिंग है तो 15% उसकी सैलरी का बोनस उसे मिल रहा है। तो ये जो लॉजिक है ये इफ की जगह पर भी आप कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और सम सिनेरियोज के अंदर अगर आपको मल्टीपल टेबल्स जो वी लुकअप के अंदर ढूंढने होते हैं वहां पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं इसकी एक एग्जांपल आपको करके बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास पेवेट से सेल्स का डाटा जनरेट हुआ है, जिसने बताया कि ईयर 2013 के अंदर जनवरी से दिसंबर तक मेरी कंपनी ने 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर ये रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। और हर कैटेगरी का एक नाम लिखा हुआ है कि चॉकलेट जो मेरी एक प्रोडक्ट है सपोज, उसमें ईच ईयर इतने मिलियन रेवेन्यू, ईच मंथ इतने मिलियन रेवेन्यू आया, कुकीज में, ड्रिंक्स में, कपकेक्स में। और मुझे क्या करना है, जैसे अभी हम एरे में देख रहे थे कि प्लस टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स, मिन सेल्स, मैक्स सेल्स, लेकिन इसको डायनामिक देखना है। वहां पर भी हमने प्रोडक्ट को चूज किया था, यहाँ पर भी प्रोडक्ट को चूज करेंगे, लेकिन एरे नहीं बनाएंगे अब की बार। और हम यहाँ पर चूज के फंक्शन और मैच और इंडेक्स के साथ इस पे काम करके देखते हैं। तो इसको एरे के बगैर अगर करना चाहें तो कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ, जैसे अभी हमने प्रोडक्ट से रिलेट बनाया था, डाटा वैलिडेशन, अलाउ में एनी वैल्यू की जगह लिस्ट ले लिया, और मैंने सोर्स में कहा कि ये मेरी प्रोडक्ट्स है, ओके। और यहाँ ड्रॉप डाउन के अंदर मेरी चारों प्रोडक्ट्स आ गई। बराबर में मैंने एक मैच का फंक्शन ले लिया, मैंने कहा कि इस टेक्स्ट को देखो, ये टेक्स्ट इस रेंज के अंदर कहाँ है, और एग्जैक्ट मैच करके लाओ। तो अगर यहाँ पर कुकीज है तो ज़ाहिर मैच के अंदर इसे मिलेगा नंबर 2। अगर यहाँ इससे चॉकलेट मिल गया तो नंबर 1 को लेकर आएगा, राइट। तो वो मैच करेगा एक्चुअली, जो भी प्रोडक्ट आप चूज करेंगे
और उसकी जो भी पोजीशन होगी वो आपके पास यहाँ पॉपुलेट करेगी। तो ये हो गया हमारे मैच का फंक्शन। अब मुझे टोटल सेल्स देखनी है, तो ज़ाहिर सम का फंक्शन तो लाजमी लगेगा, लेकिन सम कैसे करें भाई? सम डायनेमिक होना चाहिए। अगर यहाँ पर चॉकलेट सेलेक्ट है तो इसको प्लस करें, अगर यहाँ पर कुकीज है तो इसको प्लस करें, ड्रिंक्स है तो इसको, और कपकेक है तो इसको। तो ये डायनेमिक कैसे करेंगे? तो हमने कहा चूज। चूज का फंक्शन पहला सवाल करता है इंडेक्स नंबर बताओ, तो मैंने कहा देखो इस सेल पे क्या लिखा हुआ है, और इसको लॉक किया F4, कॉमा। अगर यहाँ 1 मिल जाए तो आप कहाँ जाना? वैल्यू 1 में, और वैल्यू 1 में मैंने पूरी रेंज दे दी, लॉक कर दिया, कॉमा। अगर यहाँ आपको 2 मिले तो आप इसमें चले जाना, लॉक किया ऐसे, कॉमा। अगर आपको 3 मिले तो आप इस रेंज में चले जाना, कॉमा। और अगर आपको 4 मिले तो आप इस रेंज में चले जाना, इसे लॉक किया। यहाँ पर चूज का फंक्शन क्लोज और सम का फंक्शन क्लोज। तो अब ये सम करेगा, लेकिन किस रेंज को? जो इंडेक्स नंबर उसे यहां मिलेगा। ये नंबर कहां से आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है कि जो प्रोडक्ट आपने चूज की होगी, अगर आपने कपकेक लिया है तो उसका मैच नंबर 4 यहाँ पर आ रहा है, और चूज को मिलेगा 4, तो वो चला जाएगा सीधा F6 से F17 के अंदर, और इसमें जो नंबर्स पड़े हुए उनको ये प्लस करेगा। एंटर करते ही आंसर जनरेट हो गया। इसी फॉर्मूला को ड्रैग कर दिया नीचे, और जो मैंने सम लिखा था उसको बदल कर दिया मिन, उसको बदल के कर दिया, नहीं ऊपर एवरेज आना चाहिए था, मिन, और इसको कर दिया मैंने मैक्स। सो ये मेरे पास रिजल्ट पॉपुलेट हुआ। अब अगर मैं यहाँ से चॉकलेट चूज करता हूँ, आइटम 1 है, उसकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उसकी मिनिमम सेल्स, मैक्सिमम सेल्स, एवरेज सेल्स, और डिटेल्स भी आ रही हैं। तो ये विदाउट एरे हमने ड्रॉप डाउन की मदद से चूज के फंक्शन को यूज करते हुए डिफरेंट टेबल्स या रेंजेस के दरमियान मूव करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और ये विदाउट एरे हमने परफॉर्म कर लिया। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सेल के अंदर एक अच्छी बात ये होती है कि वो एक काम करने के एक से ज्यादा मेथड्स आपको दे रहा होता है, आप जिस तरह से चाहें वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास इनडायरेक्ट का फंक्शन। अब ये इनडायरेक्ट का फंक्शन मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल से बताया हुआ है, और इसका फायदा आपको दो तरीकों से मिलेगा। एक तो इनडायरेक्ट का फंक्शन भी क्लियर हो जाएगा, दूसरा आपको मल्टी ड्रॉप डाउन बनाने का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखें, अब तक जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया था उसमें हम सिंगल ड्रॉप डाउन बना रहे थे, आइटम नेम चूज कर रहे थे या मंथ ले रहे थे, कस्टमर्स के नेम्स ले रहे थे, है ना, एक सिंगल ड्रॉप डाउन। तो कस्टमर के नेम को अगर मैं सेलेक्ट करूं तो उसका डिपार्टमेंट कौन सा है वो आ जाए, या उसने कौन सी प्रोडक्ट चूज की है वो आ जाए। अगर मैं डिपार्टमेंट चूज करूं तो उस डिपार्टमेंट के लोगों के नाम आ जाए। सपोज आईटी डिपार्टमेंट लूं तो आईटी के कितने लड़के हैं, 7, वो आ जाए। अगर एडमिन ले लूं, एडमिन में 4 लोग हैं, वो आ जाए। एचआर ले लूं, उसमें 11 लोग हैं तो उनके नाम आ जाए। तो ये कैसे होगा कि ड्रॉप डाउन के अंदर विद इन अ ड्रॉप डाउन बने? तो यहाँ मैंने एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया हुआ है लोन से रिलेटेड, जो मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर आमतौर पर पढ़ा रहा होता हूँ। देखिए यहाँ मैंने फर्स्ट कॉलम के अंदर सिंपल कैटेगरीज रखी हुई कि मेरे पास कौन कौन सी कैटेगरीज है। बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है ये, समझाने के लिए अगर ये क्लियर हो गया तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं 3 प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूँ, एक है मेरे पास कार, एक है लैपटॉप, और एक है मोटरसाइकिल। फिर मैंने जो प्रोडक्ट 1 मैंने लिए कार, तो मैंने उसको कॉलम बी के अंदर सबसे टॉप पर रखा हुआ है। और मैंने कहा अगर मैं कार में डील कर रहा हूँ तो मैं किन किन किस्म की कार्स में डील कर रहा हूँ, भाई मैं इन 3 किस्म की कार में डील करता हूँ, ठीक है। फिर इस कैटेगरी की दूसरी प्रोडक्ट लैपटॉप, मैंने लैपटॉप लिया और मैं लैपटॉप में डील कर रहा हूँ, तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज है। फिर कैटेगरी के अंदर मैंने मोटरसाइकिल को लिया और मैं मोटरसाइकिल में किस किस मोटरसाइकिल पे डील कर रहा हूँ वो दिया हुआ है, सही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये पेरेंट है, ये इस पेरेंट का चाइल्ड है, ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है, ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। अच्छा, अगर मैं सुजुकी ले रहा हूँ तो सुजुकी में ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। सुजुकी 1 2 3 भाई डिफरेंट कैटेगरीज हैं, VXR है, ठीक है, डिफरेंट है। BMW है तो मेरे पास ये 3 कैटेगरीज है। होंडा है तो ये इसका चाइल्ड है। इसी तरह से लैपटॉप अगर HP ले रहा हूँ तो मेरे पास HP के ये 3 मॉडल्स मौजूद हैं। IBM में ये 3 है, सोनी में ये 3। तो यानी हर एक का मैंने कैटेगराइज करके उसको सब कैटेगरी किया हुआ है। कहाँ तक? यहाँ पर मोटरसाइकिल की आखिरी
प्रोडक्ट तक, और उसके बाद सुजुकी और BMW और फिर उसकी प्राइजेस और उसकी डिटेल्स। तो एक बहुत डिटेल टेबल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, एक कैलकुलेटर डिजाइन करना चाहता हूँ। तो मैं शीट 2 पे चला गया और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी कैटेगरी लूँ ना, कैटेगरी कौन कौन सी मेरे पास, कार, लैपटॉप, मोटरसाइकिल, तो यहाँ मेरे पास ड्रॉप डाउन होना चाहिए जिसमें कार, लैपटॉप और मोटरसाइकिल हो। अगर मैं कार लूं तो नीचे आइटम के अंदर कार से रिलेटेड जो 3 मेरी प्रोडक्ट्स है ना वो आ जाए। अगर मैं ऊपर लैपटॉप लूं तो उससे रिलेटेड चीजें आ जाए। अगर मैं ऊपर कुछ और ले रहा हूं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाए। तो ये कैसे होगा? सबसे पहला काम तो मुझे करना ये होगा कि अपने इस पूरे जो ये मेरा पेरेंट टू चाइल्ड का एक डेटाबेस बना हुआ है, इसको मुझे नेम मैनेजर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो नेम मैनेजर कन्वर्ट करने का कल एक तरीका सीखा था हमने कि भाई आप इसको रेंज बनाएं और यहाँ नेम बॉक्स में जाएं और नाम दे दें, ठीक है। अब इस तरह से अगर मैं नाम देने लगूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये डेटाबेस कितना डिटेल है, ये कहाँ जाके खत्म होगा। तो इसको मैं फास्टेस्ट वे में करना चाहता हूँ, ये कैसे होगा? आप क्या करेंगे, पूरे डाटा को इंक्लूडिंग हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। आने के बाद आप जाएंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के अंदर, और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन आपको पूछता है कि आपको सिलेक्शन कैसे बनानी है। क्रिएट द नेम फ्रॉम द वैल्यू टॉप रॉ, हाँ, क्योंकि हर एक के टॉप पर मैंने हेडर लिए हुए और उसके नीचे उसके चाइल्ड्स हैं। तो मैंने कहा हाँ, तुम टॉप रॉ को एज अ नेम मैनेजर कंसिडर करो। लेफ्ट कॉलम की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट में हमने कोई कॉलम नहीं रखा हुआ। ओके किया, ये सारा डाटा, ये तीनों कैटेगरी इस कैटेगरी के अंदर चली गई, ये तमाम कार के अंदर चली गई, ये तमाम लैपटॉप में चली गई। चेक करते हैं नेम मैनेजर में जाकर, ये देखें सारे नेम मैनेजर्स इसने मेरे लिए क्रिएट कर दिए। कैटेगरी पे डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ देखें रेंज मेरे पास कैटेगरी की बिल्कुल जबरदस्त मुझे दिखा रहा है। अगर मैं कार पे क्लिक करता हूँ, आप देखें कार की रेंज बिल्कुल जबरदस्त मुझे दिखा रहा है। तो यानी इसने तमाम नेम मैनेजर्स मेरे लिए क्रिएट कर दिए, मेरी जिंदगी आसान हो गई। अब मैंने इसको यूज करना है कैसे? मैं चला गया अपनी शीट 2 पे, यहाँ एक ड्रॉप डाउन बनाना है। सो मैं गया डाटा में, डाटा वैलिडेशन में, और अलाउ एनी वैल्यू में से लिस्ट को लिया। अब मुझे सोर्स चाहिए, तो सोर्स में हाथ से नहीं लिखूंगा बल्कि कीबोर्ड से मैंने F3 बटन प्रेस किया, तो मेरे पास जो नेम मैनेजर की डायलॉग विंडो है वो यहाँ पर पॉपुलेट हो गई, ठीक है। इसमें से मैंने कैटेगरी को चूज किया क्योंकि आपको पता है कैटेगरी के अंदर कार, मोटरसाइकिल मौजूद है। ओके किया, ये कैटेगरी यहाँ पर आ गई एज अ रेफरेंस। ओके किया, यहाँ देखें मेरे पास कार, लैपटॉप, मोटरसाइकिल तीनों चीजें आ गई। और ये कहाँ से आ रही है? शीट 1 की डेटाबेस में जो कैटेगरी हमने बनाई है। अच्छा, अब जिसको मैं सेलेक्ट करूं वो आइटम इसके अकॉर्डिंगली आएगी। अगर मोटरसाइकिल है ना तो मोटरसाइकिल मेरे पास 3 तरह की वो आ जाए, अगर लैपटॉप है तो मेरे पास 3 तरह के लैपटॉप है वो आए। तो ये कैसे होगा? तो मैं जाऊंगा डाटा वैलिडेशन में, इसी अलाउ लिस्ट में से, और मैं इसे सिंपल कहूंगा इक्वल्स इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, और इस सेल का रेफरेंस उसे दूंगा, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंड देन सिंपली ओके। अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखें ऊपर कैटेगरी लैपटॉप है तो HP, IBM, सोनी है। अगर ऊपर मैं कैटेगरी कार ले रहा हूँ तो नीचे इंफॉर्मेशन सुजुकी, BMW, होंडा आ रही है। अगर मैं ऊपर कैटेगरी मोटरसाइकिल ले रहा हूँ तो नीचे इंफॉर्मेशन मोटरसाइकिल से रिलेट आना शुरू हो गई। तो मेरी जिंदगी आसान हो गई। अच्छा, इसमें डायनामिक अपडेट्स नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं मोटरसाइकिल में सुपर ले लेता हूँ लेकिन ऊपर मैं कैटेगरी में से लैपटॉप ले रहा हूँ तो नीचे देखें डायनामिकली अपडेट नहीं आया है, ठीक है। तो आपको उसको जाकर मैनुअली चेंज करना होगा। अब नीचे इंफॉर्मेशन लैपटॉप से रिलेट ही आ रही है HP। अगर आपने ऊपर से कार ले ली तो नीचे HP बदल के चेंज नहीं हो गया, आपको उसे बदलना पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। अब इसी तरह से मैं मॉडल ले सकता हूँ। मैंने कहा भाई डाटा वैलिडेशन और लिस्ट, और मैंने कहा इक्वल्स इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, और इस सेल के साथ कनेक्ट करूं, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन ओके। अब सुजुकी से रिलेटेड डिटेल्स है क्योंकि कैटेगरी सुजुकी की है, कार है। कार की जगह लैपटॉप ले लूंगा तो आपको पता है कि लैपटॉप HP का आ गया और उसकी सब कैटेगरी मॉडल HP आ गई। उसकी कॉस्ट भी उसी के अकॉर्डिंगली आएगी। तो यहाँ पर भी डाटा वैलिडेशन लग गया, इक्वल्स इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, और मैंने कहा इसके साथ कनेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन ओके। तो इस तरह से आप अपनी कनेक्टिविटी बना सकते हैं।
25% डाउन पेमेंट, हमने कहा इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 25%। नंबर ऑफ ईयर कितने साल के लिए ले रहे हैं भाई, मैं 3 साल के लिए ले रहा हूँ। और मार्कअप जो लग रहा है सपोज वो 18% लग रहा है। अब ये डमी है सारा कुछ, आप ज्यादा फिगर भी देख रहे हैं गलत आ रही है, ठीक है। तो अब आगे का कंटिन्यू कर लेते हैं। आप पीछे सारे डेटाबेस में चेंज करेंगे, यहाँ अपडेट आ जाएगा। तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं इक्वल्स माइनस पीएमटी। पीएमटी मुझसे कहता है रेट बता दो, रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट। मैंने कहा यार ये 18% मार्कअप है, लेकिन ये जो 18% मार्कअप है ये 1 साल का है, तो इसे डिवाइड कर दिया 12 से, तो पर मंथ का मार्कअप आ गया, कॉमा एन पर का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड बता दो, तो मैं 3 साल के लिए लोन ले रहा हूँ। 3 को मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 12 महीने बनेंगे, 36 महीने बनेंगे, यानी हर साल का हमें कैलकुलेटर निकल कर आएगा, कॉमा। भाई प्रेजेंट वैल्यू क्या है यार, मैं जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो ये है, लेकिन मुझसे कहा गया डाउन पेमेंट करो 25%, तो ये अमाउंट मैं दे चुका हूँ, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मेरी हो गई प्रेजेंट वैल्यू। तो 10 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दी, जो रिमेनिंग अमाउंट बैंक से फाइनेंसिंग करवा रहा हूँ वो 7.5 लाख है। अब उसमें ट्रैकर के चार्जेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, फला है, वो सब की बात बाद में करेंगे, फिलहाल आप एजेंडा पे बात करते हैं। एंड देन सिंपली एंटर, तो ईच मंथ जो पॉपुलेट करना है नंबर, जो मुझे सबमिट करना है वो नंबर है, वो पेमेंट करनी है, वो 261 रुपीज मंथली मुझे पेमेंट करनी है मेरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, और 3 साल तक मुझे ये पेमेंट करना है। तो ये लोन का कैलकुलेटर का एक छोटा सा फंक्शन है जो फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन आपको सिंपल ये समझना है कि इनडायरेक्ट का फंक्शन एक्चुअली आपको हेल्प करता है मल्टीपल ड्रॉप डाउन्स बनाने में, या किसी सेल से रेफरेंस के तौर पर अगर डाटा को लेकर आना चाहें तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आपकी बड़ी जबरदस्त मदद करता है। और इसी से रिलेट कुछ जो सिमिलर है हमारे पास, उसमें ऑफसेट का भी एक फंक्शन है। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं ऑफसेट के फंक्शन की। देखिए मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फाइनेंशियल डाटा मौजूद है जिसमें मुझे बताता है कि मेरी कुछ रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं और उसके अगेंस्ट में मेरे पास कुछ एक्सपेंसेस जनरेट हो रहे हैं, और रेवेन्यू मेरे पास जनवरी टिल दिसंबर आ रहा है। टोटल रेवेन्यू ईच मंथ का भी मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, और कैटेगरी के अगेंस्ट में रेवेन्यू भी दिखाया हुआ है कि कीबोर्ड से मेरा टोटल रेवेन्यू है कितना, और इसी तरह से इसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, तो उसके एक्सपेंसेस हुए कितने। और जब तमाम सेल्स को यानी रेवेन्यू को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से माइनस किया तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी मेरे पास आ गया। तो टोटल सेल्स में से एक्सपेंसेस को माइनस किया तो ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया। अब मुझे देखना है इसमें से YTD। YTD का मतलब होता है कि स्टार्ट तो जनवरी से करे, लेकिन मुझे इसे कैलकुलेट अपनी मर्जी से करना है। सपोज यहाँ मैंने दिया हुआ है मंथ में, ठीक है, तो मुझे मंथ में तक का रेवेन्यू कैलकुलेट करके यहाँ डायनेमिक लेकर आना है। अगर मुझे पहले क्वार्टर का रेवेन्यू देखना है कि भाई ठीक है यार ये टोटल रेवेन्यू इतना है, ठीक है कीबोर्ड का, लेकिन पहले क्वार्टर तक का रेवेन्यू कितना था, कैसे आएगा। अगर मैं इसको क्यूमुलेटिव कर दूं, हाफ ईयरली तक जाने तक रेवेन्यू कितना हो गया, और मैं इसको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के दरमियान भी कर सकता हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू कितना है, थर्ड क्वार्टर का रेवेन्यू कितना है, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि 3 क्वार्टर को मिलाकर रेवेन्यू कितना हो गया। एक्चुअली डायनेमिक वैल्यू उठानी है, स्टैटिक वैल्यू नहीं उठानी। तो ये काम हम एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करेंगे, तो इस काम को हम परफॉर्म करते हैं अपने ऑफसेट के फंक्शन के साथ। अब ऑफसेट का फंक्शन पहले करता क्या है इसको समझ लें। सपोज कर लें कि मुझे कोई भी एक वैल्यू पिक करनी है, ये एक वैल्यू है जो पिक करनी है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, 7629 वैल्यू पिक करनी है। सो इस सेल पर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, इक्वल ऑफसेट ब्रैकेट ओपन। ऑफसेट पहला सवाल करता है कि रेफरेंस नंबर रेफरेंस बताइए कहां से स्टार्ट करें। रेफरेंस का मतलब होता है कहां से स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा यार तुम यहां से चलना शुरू करो, ये तुम्हारी स्टार्ट पोजीशन है, ठीक है, कॉमा। कहता है कितनी रो नीचे जाऊं, तो चूंकि मुझे ये पिक करना है और ये इसकी स्टार्ट पोजीशन है, तो इसको एक स्टेप तो नीचे आना पड़ेगा। तो मैंने कहा तुम एक स्टेप नीचे आ जाओ, कॉमा। कहते हैं कितने कॉलम आगे जाऊं, तो अगर ये यहाँ पहुंच गया है कीबोर्ड पे, तो इसको 1 2 3 कॉलम आगे जाना होगा। तो मैंने कहा तुम 3 कॉलम आगे चले जाओ। हाइट और विड्थ को फिलहाल पॉज करते हैं, ये ऑप्शनल है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट ब्रैकेट्स में, कंपलसरी नहीं है, तो नहीं भी जवाब देंगे फिलहाल, मसला नहीं होगा। एंटर करते हैं, आंसर जनरेट हो गया मेरे पास वही 7629, बिकॉज के मैंने इसे कहा था
ये तुम्हारी स्टार्ट पोजीशन है, एक स्टेप तुमको नीचे जाना है, 3 कॉलम तुमको आगे जाने और तुम्हारे पास ये वैल्यू पॉपुलेट करेगी। लेकिन अगर सपोज करें हाइट और विड्थ अगर मुझे देनी हो तो वो क्या होती है? हाइट का मतलब होता है कि एक कंटिन्यूएशन में रेंज, ये हाइट है इसकी, तो ये 4 वैल्यूज को उठा लो, ये हाइट हो गई, ठीक है, या 3 कॉलम्स की वैल्यू को उठा लो तो ये हो गई आपकी विड्थ। ये 3 वैल्यूज उठानी है आपको। तो मैं यहाँ पर इसको यही कहता हूँ कि भाई आपको वहां तक वैल्यू उठानी है जो महीना यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, और वो डायनेमिक होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो हमने फॉर्मूला लिखा, ज़ाहिर सम तो करना ही है, स्टार्ट से लेकर उस मंथ तक जो मंथ यहाँ पर सेलेक्ट है उसका YTD आ जाए। तो हमने कहा सम करें, और सम कैसे करें? हमने कहा ऑफसेट। ऑफसेट में इसने सबसे पहला कहा कि पोजीशन नंबर बताओ, स्टार्ट पोजीशन का है। तो मैंने कहा ये तुम्हारी स्टार्ट पोजीशन है, ठीक है, डायरेक्टली मैंने इसको कीबोर्ड वाला रेफरेंस दे दिया। ओके, ये स्टार्ट पोजीशन हो गई, कॉमा। कहता है कितनी रो आगे जाना है, तो अगर ये स्टार्ट पोजीशन है, कितनी रो नीचे जाना है, तो नीचे तो जाना ही नहीं है, आगे जाना है। तो मैंने कहा कि 0 रो नीचे जाना है, यहीं पर ही तुम काफी हो, कॉमा। कितने कॉलम आगे जाना है, तो मैं कहता हूँ जनवरी से शुरू करें अगर, तो एक कॉलम आगे आ गया, सॉरी, एक कॉलम आगे आ गया, जनवरी पे ये पहुंच गया, ठीक है, कॉमा। अब कहता है हाइट कितनी होगी इसकी, तो चूंकि मुझे ये मंथ प्लस करने हैं, नीचे कीबोर्ड में हार्ड डिस्क को ऐड नहीं करना, स्पीकर ऐड नहीं करना, इसलिए इसकी हाइट जो है वो 1 ही होगी, यानी दूसरे कॉलम तक ना जाए, दूसरी हाइट को ना ले। कहता है विड्थ कितनी ले लूं, अब विड्थ तो डायनामिक है सितंबर तक फिलहाल, हो सकता है ड्रॉप डाउन से आप बाद में कुछ और चूज कर लें। तो ये डायनामिक कैसे बनेगी, तो फिर से आ गया इसके अंदर मैच का फंक्शन। मैच कहता है ढूंढना किसको है, मैंने कहा आप इसको ढूंढे, इसको लॉक किया F4, क्योंकि ये नीचे भी आगे ट्रैक होगा ना, नीचे तक जाएगा, कॉमा। कहां से कहां तक ढूंढना है, मैंने कहा ये रेंजेस में से ढूंढना है आपको, इसको लॉक किया और एग्जैक्ट मैच करना है। तो इसे कौन मिल गया, इसकी विड्थ मिल गई, जो ऑफसेट की विड्थ थी वो मैंने मैच से निकाल ली। सो यहाँ मैच का ब्रैकेट क्लोज किया, देन उसके बाद मैंने ऑफसेट का ब्रैकेट क्लोज किया, और फिर उसके बाद सम का ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर। सो मेरे पास सितंबर तक की सेल्स, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ यहाँ और नीचे स्टेटस बार में आपको दिखाऊं तो आंसर आ रहा है 76534, सेम आंसर यहाँ पर भी आ रहा है। और अगर मैं यहाँ सितंबर की जगह सपोज सिर्फ जनवरी लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये देखें बिल्कुल 9494 सही आ रहा है। इसके अंदर फैब तक का ले लेता हूँ तो ये दोनों महीने ऐड हो गए, नीचे आंसर देख रहे हैं हम 174323, यहाँ देखें नंबर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो भी मैं YTD का मंथ यहाँ से सेलेक्ट करूंगा उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स आएगा, और फिर आगे तो परसेंटेज ऑलरेडी लगी हुई है तो वो रिजल्ट खुद से कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर मुझे फर्स्ट 6 मंथ का रेवेन्यू देखना है कि वो क्या था, जो ओवरऑल रेवेन्यू था, तो मेरे पहले जो 6 महीने थे वो ज्यादा अच्छे थे दूसरे 6 महीने के मुकाबले में, तो मुझे समझ आ गया। और आखिर में मैं इस फार्मूला को ड्रैग कर लेता हूँ, मेरे पास रिजल्ट पॉपुलेट हो गए सारे। इसी फार्मूला को कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, ये सारे रिजल्ट्स मेरे पास क्लियर हो गए कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट 6 मंथ का क्या था, YTD में देख रहा हूँ। अगर मुझे फर्स्ट 3 क्वार्टर का रेवेन्यू देखना है तो मैं देख पा रहा हूँ, और अगर मुझे डेफिनेटली अगर दिसंबर कर दूंगा तो 100% रेवेन्यू आ रहा होगा, जो ऑलरेडी आ ही रहा है, उसमें तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ पर क्लियर हो गया कि हम ऑफसेट का फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ऑफसेट के फंक्शन को अगर डायनेमिकली प्रैक्टिकल वे में देखना हो तो ये फंक्शन हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट 2 फंक्शंस और हम डिस्कस कर रहे हैं, एक है हमारे पास काउंट इफ्स और एक है सम इफ्स। तो ये एक जैसे ही फंक्शन है। देखिए काउंट का फंक्शन क्या करता है कि आपको काउंट करके बताता है एक जैसी चीजों को, ठीक है। मुझे देखना है कि भाई यहाँ पूरी लिस्ट में हैदराबाद कितने लिखे हुए हैं। अगर मुझे देखना है ना कि मेरे पास टोटल सिटीज है कितने, तो मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया इक्वल्स काउंट ए, क्योंकि टैक्स गिनना है, एंड देन मैंने तमाम सेल सेलेक्ट किया एंड देन एंटर। तो आंसर आया कि मेरे पास टोटल 421 रिकॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये जो 421 रिकॉर्ड्स हैं उसमें हैदराबाद कितने, उसमें कराची कितने, लाहौर कितने, पेशावर कितने, कोयटा कितने। अब आप सेल कर रहे हैं, सही है, आप जीन्स पैंट सेल कर रहे हैं, आपको देखना है यार ये ठीक है सारी सेल्स तो आ रही है, जीन्स कितनी है, शॉर्ट्स इसमें सेल किए कितने हैं, या आपने कैटेगरी बनाई हुई है, सपोज बच्चों की चिल्ड्रंस की अलग कैटेगरी है,
अब उसमें गर्ल्स बॉयज आपने बाकी सारी स्टोरी नहीं की हुई, आपने जेंट्स की अलग कैटेगरी बना दी, आपने फीमेल्स की कैटेगरी अलग बना दी। आप मोबाइल फोन बेच रहे हैं, आपको पता चलना चाहिए कि यार ये सारी सेल्स हो रही है, इसमें सैमसंग कितने बिके हैं, इसमें एप्पल कितने बिके, इसमें क्यू मोबाइल कितना बिका, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग चेक करेंगे? तो किसी भी कॉन्टैक्ट्स के अंदर, ठीक है जी, सारी सेल्स मिलाकर 421 इनवॉइसेस तो हैं, लेकिन इसमें से जीन्स पैंट की एंट्री कितनी है, ओप्पो मोबाइल की एंट्री कितनी है, ठीक है। तो ये कैसे काउंट होगा? तो सिंपल फॉर्मूला इक्वल्स टू काउंट करे लेकिन, काउंट एफ, काउंट करे लेकिन। अब मैंने एक और काम यहाँ पर ये किया हुआ है पहले से कि इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है, इसकी शक्ल बता रही है, ऊपर कॉलम के नाम मुझे नजर आ रहे हैं, डिजाइन के टैब में जाकर देख सकता हूँ, टेबल ऑलरेडी बना हुआ है तो डिजाइन का टैब नजर आ रहा है, मेरे टेबल का नाम टेबल 1 है। तो अब इसका फायदा क्या होगा, पता है कि मैं बार बार रेंज बनाने के लिए ना इस कॉलम को सेलेक्ट नहीं करूंगा, आपको एक और तरीके से बताता हूँ, ट्रिक हो जाएगी, थोड़ी सी स्पीड हो जाएगी इसमें काम करने की। तो मैंने किया इक्वल्स काउंट एफ ब्रैकेट ओपन, कहता है रेंज बताओ। रेंज में मुझे इस पूरे सिटी के कॉलम को सेलेक्ट करना होगा जिसमें से मुझे हैदराबाद को ढूंढना है। तो ये जो पूरा सिटी है, ये एक दफा देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी जो रेंज बन गई है ना, वो कहता है टेबल 1 और फिर स्ट्रेट ब्रैकेट, कॉलम का नाम आ रहा है सिटी और ब्रैकेट क्लोज। तो ये मैं हाथ से वैसे भी लिख सकता था, इक्वल्स टू, अगर क्योंकि हर एक कॉलम के नाम बिल्कुल सिंपल है, देखो इसका नाम सिटी है, इसका नाम प्रोविंस है, इसका नाम एम्प्लॉय टाइप है, इसका नाम हायर डेट है, इसका नाम फुल नेम है, टेबल का नाम टेबल 1 है, ये हमने देख लिया था। तो मैंने कहा इक्वल्स टू काउंट एफ, कहाँ से डाटा ढूंढो, टेबल 1 से। जैसे ही मैंने लिखा टेबल एक ही था, टेबल 1 आ गया, टैब बटन दबा दिया, पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। लेकिन स्ट्रेट ब्रैकेट लगाया, इसमें से कौन सा कॉलम, अब देखो सारे कॉलम्स आ गए, इसमें से सिटी का कॉलम, डबल क्लिक किया, स्ट्रेट ब्रैकेट क्लोज किया, आप देखो सिर्फ यही कॉलम की रेंज बन गई जो पहले हमने बनाई थी। तो मैं जाए बगैर डायरेक्टली रेंज बना रहा हूँ, कॉमा, इस रेंज में से किसको ढूंढना है, मैंने कहा आप इसको ढूंढने, इंटर। तो 421 टोटल सिटीज हैं, एंट्रीज हैं, लेकिन उसमें 36 एंट्रीज हैदराबाद की है। इसी को ड्रैग कर दिया, तमाम रिजल्ट्स पॉपुलेट हो गए, रेंज को सम किया, आंसर 421 आ गया, ये दोनों टैली हो गए, इसका मतलब है कि एंट्रियां बिल्कुल सही है, लेकिन ये उसके ब्रेकअप्स आ गए। अब मैं ये चाहता हूं कि यार एंट्री तो करे, काउंट तो करे, लेकिन सिटी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज काउंट करके बता दे। अच्छा, आप में से जिन लोगों को पेवेट टेबल आता है, तो ये काम पेवेट में बड़े मजे से हो सकता है, ड्रैग एंड ड्रॉप से, आपको इतने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस नहीं लिखने पड़ते। लेकिन प्लांट प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी जगहों पर ये काम आप मैनुअल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो हमने कहा इक्वल्स सम एफ्स, अब यहाँ पर सॉरी, काउंट एफ्स। अब यहाँ पर मल्टीपल सिचुएशन है, पहले क्या था, सिर्फ हमें सिटी को गिनना था, अब क्या है, सिटी, लेकिन वो जो कस्टमर सपोर्ट की है, हैदराबाद सिटी में कस्टमर सपोर्ट का कितना स्टाफ है, हैदराबाद सिटी में ह्यूमन रिसोर्स का कितना स्टाफ है। तो हैदराबाद के अंदर जो टोटल स्टाफ है वो तो पता चल रहा है 36 है, लेकिन मुझे उस 36 का भी ब्रेकअप निकालना है। तो जाहिर है हम टेबल से निकालेंगे, टेबल 1 में गए, क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज में मैंने टेबल 1 में से कहा कि आप जाएं और सिटी की रेंज को सेलेक्ट कर लें, और उस सिटी की रेंज में से आप इस क्राइटेरिया को ढूंढें, ये रहा, इस सिटी को ढूंढें। और इसको मैं इस तरह से लॉक करूंगा कि जब फार्मूला को आगे लेके जाऊं तो ये कॉलम डी से आगे ना जाए, लेकिन नीचे ड्रैग करूं तो ये 35, 36 और 37 पे चला जाए। तो मैंने इसके कॉलम डी को लॉक कर दिया, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 बता दो। तो मैंने कहा टेबल में जाओ और इसके अंदर जो डिपार्टमेंट का कॉलम है उसको सेलेक्ट करो और उसमें से इस डिपार्टमेंट को ले लो, और इसकी भी मैंने रॉ 433 को लॉक किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सो इसने बताया कि कस्टमर सपोर्ट हैदराबाद में 3 लोग हैं, ड्रैग करते हैं आगे, तमाम कहाँ मिस्टेक हमने की है, ओ यहाँ प्रोविंस कैसे आ गया, अच्छा गलती से यहाँ तो सिटी है, ओके।
राइट। सो हमारे पास तमाम सिटीज और उसके तमाम कॉलम्स रिजल्ट आ रहे हैं, और मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास 36 सिटीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मैं यहाँ पर इन तमाम सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ, लास्ट में सम करता हूँ, ये देखें 36 मेरे पास टोटल सिटीज पॉपुलेट हो रही है जबरदस्त। तो हैदराबाद के अंदर टोटल 36 स्टाफ है, उसका ब्रेकअप मेरे पास आ गया। तो ये हुआ हमारा काउंट है। ठीक है, इसको आगे ट्रैक कर लेते हैं। तमाम रिजल्ट्स पॉपुलेट हो गए, तमाम को प्लस अगर कर दूं मैं तो आंसर बनना चाहिए 421। राइट, 421 मेरा आंसर बन रहा है। इसका मतलब है टोटल स्टाफ का ब्रेकअप यहाँ मेरे पास पॉपुलेट हो गया। अब यही चीज सेल्स के अंदर यूज होती है सम करने के लिए कि भाई मुझे स्टाफ को प्लस करना है, सैलरीज को प्लस करना है। सो हमने फॉर्मूला लिखा अगेन, हैदराबाद सिटी से कितनी सेल्स आ रही है। अब मैं कस्टमर की जो सैलरीज है इसको ये मान के समझ के चल रहा हूँ कि ये मेरी सैलरीज है, मेरी सेल्स है बल्कि, सॉरी। ठीक है, टेम्पररी आप ये समझ लें कि जो टोटल कंपनसेशन था मेरा, मैंने इसको सेल्स बना दिया कि ये मेरी सेल्स है। अब मुझे ये देखना है कि हैदराबाद सिटी से मेरी सेल्स कितनी आ रही है। तो मैंने फॉर्मूला तो वही लिखा, सम इफ, क्योंकि एक क्राइटेरिया, अगर मल्टीपल क्राइटेरियाज होंगे तो इफ्स लग जाएगा। सम इफ पहला सवाल कहता है रेंज बता दो। अब देखो ये रेंज वैसी है जो पहले ऊपर काउंट इफ के अंदर थी। तो मैंने कहा टेबल 1 में जाओ और उसमें से सिटी को उठाओ। ठीक है, इस सिटी में से इस वाले सिटी को ढूंढो और फिर सम किसको करो। सो मैंने कहा टेबल 1 में जाओ और जो सेल्स नाम का कॉलम है उसको प्लस करके ले आओ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सो मेरे पास ईच सिटी से जो सेल्स आ रही है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गई। मैं इनको प्लस करूंगा, टैली करना चाहूँ तो टैली कर सकता हूँ, सेम आंसर आएगा। ये वैसा ही है जैसे हमने काउंट इफ देखा, लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट सी बढ़ गई और वो थी सम रेंज। पहली दो रेंजेस वैसी है जो काउंट के अंदर थी, क्योंकि प्लस करना था तो सम का रेफरेंस है और सम का मतलब न्यूमेरिकल कंसिडर होगा। तो मैं सेल्स के कॉलम को प्लस करना चाह रहा था, इसलिए रेंज में मैंने लास्ट कॉलम अपना सेल्स का दे दिया। अब यही चीज मुझे यहाँ पर प्लस करनी है सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज या सिटी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज। इक्वल टू सम इफ, सम इफ एक कंडीशन देता है, एक क्राइटेरिया देता था, लेकिन अगर मल्टीपल क्राइटेरियाज होंगे तो सम इफ्स आ जाएगा। अब सम इफ्स का जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला सवाल करता है सम रेंज बताओ कि नंबर कहां से प्लस करने हैं। ये सम इफ की तरह नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। ये पहला ही आर्ग्यूमेंट कहता है कि आप सम रेंज बताओ जहां से प्लस करना है। तो मुझे प्लस करना है टेबल के अंदर सेल्स के कॉलम को, वो मैंने ले लिया, कॉमा। अब कहता है क्राइटेरिया रेंज बताओ और फिर उसमें से क्राइटेरिया बताओ। तो मैंने कहा टेबल 1 के अंदर से सिटी ले लो और उसमें से ये वाली सिटी को ढूंढना, और इसमें मैंने कॉलम डी को लॉक कर दिया, कॉमा। और दूसरा बताया कि टेबल 1 के अंदर से डिपार्टमेंट को ले लेना और इसमें से ये वाला डिपार्टमेंट आप ले लेना, बताना कि क्या रेवेन्यू है इसका, और इसका मैंने सेल नंबर 451 को लॉक किया एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। सेम फार्मूला को कॉपी करते हैं बाकी तमाम जगहों पर, रिजल्ट्स पॉपुलेट हो गया। अगर मैं इन सबको सम करूं तो ये नंबर और यहाँ जो मैंने सिटी वाइज अभी सेल्स निकाली है, ये नंबर अगर मैच हो गए तो इसका मतलब है मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। और मैं अपनी डेटाबेस के साथ भी इसको क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि वो भी नंबर और ये नंबर भी ब्रेकअप्स में सही है या नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर डाटा को आप सम या काउंट करना चाहते हैं और वो डाटा आपका स्कैटर्ड है, डिफरेंट शीट्स पर मौजूद है, डिफरेंट लोकेशन से मौजूद है, या बेशक एक ही टेबल के अंदर मौजूद है, लेकिन आप उसको स्प्लिट करके सम या काउंट करना चाहते हैं तो आपको सम इफ और काउंट इफ की जरूरत पड़ेगी। और इससे बचने के लिए दूसरा जो तरीका हो सकता है वो पिवट टेबल हो सकता है, तो आप उसके जरिए भी ये काम कर सकते हैं। लास्ट आंसर, और ये फंक्शन जो है वो हमारा डी फंक्शन है, डेटाबेस फंक्शन है। डेटाबेस फंक्शन का जो बहुत जबरदस्त फायदा है वो ये कि आप अपने डाटा को स्प्लिट करते हैं एज पर क्राइटेरिया। ठीक है, देखिए मैं आपको करके समझाता हूँ, आपको मेरी बात प्रैक्टिकल से जल्दी समझ में आ जाएगी।
अगर सपोज करें कि मेरे पास यहाँ पर तमाम स्टाफ को काउंट करना है, ठीक है, तो मैं डिपार्टमेंट को कंसिडर करके चल सकता हूँ। तो मैंने फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू काउंट ए, और मैंने कहा कि तुम जो है वो बताओ कि कितने सेल्स मैंने सेलेक्ट किए। तो आंसर आ रहा है कि 421 आपने सेल सेलेक्ट किए। अगर मैं प्लस कर दूं इसको इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और मैं टोटल कंपनसेशन को सेलेक्ट कर लूं, तो इसने बताया कि टोटल सेल्स आपकी है। अगर मैं बताऊं कि मेरी मिनिमम सेल्स कितनी है, टोटल कंपनसेशन से ही मैंने सेलेक्ट किया, तो इसने बताया मेरी मिनिमम सेल्स ही है। मैक्सिमम सेल्स कितनी है, तो ये एक्सेल के वो रेगुलर फंक्शन है जो हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है, और एवरेज। लेकिन इसके अंदर जो मुश्किल है वो ये कि ये तो मेरे पास 421 टोटल स्टाफ है, इतनी सैलरीज में पे कर रहा हूँ, और ये मिनिमम सैलरी पे कर रहा हूँ, मैक्सिमम सैलरी पे कर रहा हूँ, एवरेज सैलरी। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मुझे सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, उनको कितनी सैलरी पे कर रहा हूँ, उनमें से मिनिमम सैलरी कितनी है, मैक्सिमम सैलरी कितनी है, और एवरेज सैलरी कितनी है, तो मैं जैसे यहाँ पर ये क्राइटेरिया के अंदर फाइनेंस लिखूँ ना, ऑटोमेटिकली ये डाटा मेरा अपडेट हो जाए, जो कि नहीं हो रहा है इस वक्त, क्योंकि काउंट सम मिन मैक्स एवरेज अपडेट नहीं करते अपने आप को अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। तो इसके लिए मुझे फार्मूला को रिप्लेस करना होगा और एक नया फंक्शन इस्तेमाल करना होगा जिसका नाम है डी। डी स्टैंड्स फॉर डेटाबेस, और डी के अंदर डी काउंट, काउंट ए, काउंट डी सम, डी मिन, डी एवरेज और डी मैक्स मिलेगा। मैं करके दिखाता हूँ। तो पहला मैं ले रहा हूं यहां पर डी काउंट ए। डी काउंट ए सबसे पहले कहता है डेटाबेस बताओ, तो मैं कहता हूं कि ये मेरा डेटाबेस है, पूरा डाटा सेलेक्ट किया और इसको मैं रेंज में लेकर लॉक कर लूंगा F4, कॉमा। कहते हैं इस डेटाबेस में से ढूंढना किसको है, क्राइटेरिया रेंज क्या है आपकी, फील्ड। तो मैंने कहा कि ये मेरी क्राइटेरिया रेंज है, ठीक है, फिलहाल इसको हमने लिया हुआ, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट के लोगों को काउंट करना है, कॉमा। और ये जो डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया है, ये कैसे काउंट करें, हमें फाइनेंस वाले लोगों को देखना है, तो क्राइटेरिया, तो मैंने कहा कि ये जो हेडिंग है ना, इसमें कोई भी क्राइटेरिया आ सकता है। अभी तो फाइनेंस है, हो सकता है फाइनेंस मुझे देखना हो ईयर 2007 का, हो सकता है वो ढूंढना हो कराची सिटी का, इसलिए मैंने क्राइटेरिया में पूरा सेल दे दिया एंड देन इंटर, इसको लॉक कर लिया एंड देन इंटर। सब मुझे बताता है कि फाइनेंस के अंदर जो है वो 41 लोग हैं। अगर मैं फाइनेंस की जगह यहाँ पर मार्केटिंग कर दूं, तो मार्केटिंग में भी 41 है, चलें इसको मिटाते हैं, 421 पूरे हो गए। अगर मैं कहता हूं कि मुझे कस्टमर सपोर्ट के लोगों को देखना है, कस्टमर सपोर्ट 21 लोग हैं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे आईटी को देखना है, 61 लोग हैं। तो आपके मास्टर डेटाबेस में से आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली डाटा को देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने आईटी को सेलेक्ट किया हुआ था, डिपार्टमेंट फील्ड थी आपकी। लेकिन जब आप सम करेंगे तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला को कॉपी किया मैंने, कंट्रोल सी, आगे गए कंट्रोल वी, और अब की बार मैंने इससे टोटल कंपनसेशन को सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा आप टोटल कंपनसेशन को लेकर चलो एंड देन एंटर। यहाँ पर डी काउंट ए की जगह अब हो जाएगा ज़ाहिर है डी सम एंड देन एंटर। सो ये मेरे पास अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो आप देखेंगे दोनों नंबर, सारे नंबर सेम है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मुझे आईटी वाले लोग देखने, तो कहता है आईटी वाले 61 लोग हैं और आप जो सैलरी पे कर रहे हैं वो ये है। और आईटी वालों को देखना है सपोज ईयर 2010 के अंदर, तो 2010 के अंदर आईटी में 7 लोग थे जिनको सैलरी आप पे कर रहे थे ये। और अगर जेंडर होता तो मैं और भी स्प्लिट कर देता, कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट को भी स्प्लिट कर देता, वगैरह वगैरह। तो आप अपने क्राइटेरिया के अंदर जैसे जैसे सिर्फ टेक्स्ट टाइप करते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली डाटा आपका स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अगर आप इस क्राइटेरिया को मिटा देंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा नॉर्मलाइज हो जाएगा, 100% कैलकुलेशन आएगी। इसी तरह से मैंने इस फार्मूला को डी सम को पूरा पूरा कॉपी किया, बराबर में जाकर पेस्ट किया और डी सम की जगह इसे सिंपल कर दिया डी मिन। तो ये मुझे फिलहाल तो ज़ाहिर है वही बताएगा, लेकिन मैं अगर आईटी कर दूं और ईयर 2010 कर दूं, आप देखें मिन सैलरी जो पे कर रहा था, मिन के बाद डी मैक्स कर देते हैं, डेटाबेस के अंदर मैक्सिमम सैलरी बट जो क्राइटेरिया मैंने दिया है।
डेटाबेस के अंदर एवरेज सैलरी जो क्राइटेरिया मैंने दिया हुआ है, राइट। तो अब मैं जैसे जैसे पे कर रहा हूँ अपने क्राइटेरियाज के अंदर, उसी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट मेरे पास जो है वो पॉपुलेट होता है, राइट। तो ये डेटाबेस फंक्शन है जिसको आपने चेक करना है। तो आज के सेशन को हम यहीं तक ही रखते हैं। क्वेश्चंस काफी सारे हैं। अच्छा जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम इफ्स एंड डी सम? सम इफ्स जो है वो मल्टीपल, शहजाद, सम इफ्स जो है वो मल्टीपल सिनेरियोज में सम करने में हेल्प करता है। आपको सिटी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज लोगों को सम करना है तो सम इफ आपको, सम इफ्स उसमें आपको हेल्प करेगा। जबकि डी सम में आपने एक क्राइटेरिया अलग से बनाया हुआ है, जो क्राइटेरिया आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली डाटा आपके पास कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। We want to learn pivot table as well. मिनाज, pivot table हमारी ट्रेनिंग के अंदर नहीं है। इंशाल्लाह किसी और सेशन में आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे pivot table को लेकर। और अगर आपको pivot table पढ़ना है तो मेरी एक फ्री ट्रेनिंग pivot table पे Udemy पे रखी हुई है। आप इरफान बकाली को Udemy पे सर्च करवा लें और उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। फ्री ट्रेनिंग है, मेरे ख्याल में उसमें 15 वीडियोस रखी हुई है। ये मैंने 2015 के अंदर जो है वो बनाई थी एक बैंक के लिए, जिसकी अप्रूवल से मैंने उसका कुछ पोर्शन अपलोड किया हुआ है। तो उसको सब्सक्राइब करा लें, उसका फ्री LMS है। आपको ये पिवट टेबल की डीप ड्राइव ट्रेनिंग जो है वो मिल जाएगी। ऑफसेट फंक्शन कैन बी आल्सो रिप्लेस मंथ विद द नंबर एंड कन्वर्ट द मंथ नेम इंस्टेंट ऑफ यूज द मैच फंक्शन। हाँ, आप कर सकते हो सलीम, यस। यू वांट टू सी लास्ट 3 मंथ्स YTD। हाँ, अब देखो जीशान, ये इंटरेस्टिंग है ना। इफ अगर आपको देखना है लास्ट 3 मंथ का YTD, तो इसका मतलब हुआ कि वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पे स्टार्ट होगा। तो आपका फिर दो ड्रॉप डाउन बनेंगे, एक स्टार्ट और एक एंड। तो स्टार्ट वाला भी जो है वो मैच के जरिए आप ढूंढेंगे, और एंड को भी। जैसे हमने तो एंड के साथ किया था कि स्टार्ट पोजीशन हमने बता दी थी कि यार ये स्टार्ट पोजीशन आपकी, कि आपने जो है वो यहाँ से कीबोर्ड से चलना शुरू करना है, ठीक है। तो वहां आप वहां से चलना शुरू करोगे जो पहला मंथ आपने सेलेक्ट किया होगा। तो यस बन सकता है। तो इसकी एग्जांपल YTD की जीशान, अगर आप सॉरी ऑफसेट की एग्जांपल अगर आप और डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैंने एक दफा बताया था कि मेरा एक सेशन लॉक हो रहा है ईद के बाद, विजुअलाइजेशन सीक्रेट्स इन एक्सेल के नाम से, जिसमें हम डायनेमिक चार्ट्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो उसमें इस तरह की चीजें होती है कि बॉस को जो है वो पीछे एक साल की सेल्स में से फला मंथ की सेल्स देखनी है, या फला से फला प्रोडक्ट की सेल्स देखनी है, और उसका क्यूमुलेटिव देखना है तो कैसे होगा। तो उसमें ऑफसेट और डिटेल में हम पढ़ेंगे, जरूर उसको ज्वाइन करना। कैन बी आल्सो रिप्लेस वन विद द नंबर एंड कन्वर्ट द मंथ नेम। हाँ, हो गया। in case if you make changes in sheet 1 so will automatically update। हाँ यस शान, अगर आप फार्मूला लगा, देखो फार्मूले का तो फायदा यही है ना कि वो जिंदगी आसान करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप एक जगह पर अगर कोई चेंजिंग करते हो तो उसका रिफ्लेक्शन हमेशा आपको दूसरी शीट पर, जहाँ जहाँ फार्मूला लगा होता है वहां आपको उसके बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। अच्छा मिनास, आप क्या कहना चाह रहे थे? इन चूज एग्जाम्पल इफ यू हैव मोर देन 3 नंबर्स देन। हाँ, 64 तक जा सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सर बशीर भाई कल के सेशन में कल भी आपने कहा था, तो लेकिन आज आपने देखा, आज हमने फार्मूलाज आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब आउटलाइन के अंदर जो चीजें बच गई है ना, मेरा ख्याल है उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और एक आध दो और चीजें, कंसोलिडेशन है, इस तरह की चीजें हैं। सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते। अच्छा, ये आप शायद वो बोल रहे हो कि टॉप, मैंने कहा था कि एक बैंक के अंदर, और ये मेरे ख्याल है आप उस चीज का आंसर देने की कोशिश कर रहे हो कि अगर एक बैंक के अंदर डेली सेल्स में मुझे टॉप 60 सेल्स को देखना हो तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो आपने शायद बताया है कि आप इसको सॉर्ट कर लें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यस, ये तो होगा, लेकिन मुझे एवरी टाइम सॉर्ट करना पड़ेगा ना। अगर कोई ऐसा मेथड हो कि मेरे पास एक फॉर्मूला लगा हुआ हो जो कि मुझे टॉप खुद दिखाता रहे, मैं कुछ भी ना करूँ। आप मैं उस थॉट में कह रहा था, लेकिन आपका आंसर करेक्ट है, यस थैंक यू। कैन वी यूज सम प्रोडक्ट? हाँ, सम प्रोडक्ट हमने कर लिया अरसलान, बिल्कुल आपने देखा था। इफ्स आल्सो डू द सेम, हाँ बिल्कुल सेम कर सकता है। अच्छा चलो ठीक है, अब नीचे चलते हैं। अच्छा, ईमेल और वीडियोस, वीडियोस तो आपको एडमिन शेयर कर देंगे। ये सैंपल डाटा मैं अभी आधे घंटे में शेयर कर लेता हूँ। आई हैव की वन क्वेरी इन गूगल क्लासरूम। मैंने गूगल क्लासरूम अभी तो चेक की थी शबनम, मुझे तो सेशन ज्वाइन करने से पहले 7:30 बजे तक तो आपकी क्वेरी नहीं मिली थी। कल जो क्वेरी मिली थी मैंने उसका आंसर दे दिया था।
तो मैं फिर से देख लेता हूँ, हो सकता है मुझे अभी तक नहीं मिली हो। शबनम, मैं आपकी क्वेरी चेक करके कल की क्लास में आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करूंगा। पावर क्यूरी अंजुम, मेरी ट्रेनिंग लॉक हो गई है आईपीडी के साथ, और नेक्स्ट वीक मैं थोड़ा बिजी हूँ एक के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, तो मैं नहीं अवेलेबल। उसके बाद 11th वाला जो वीक है उसमें हम 4 डेज की पावर पेवेट पावर क्यूरी के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आईपीडी की तरफ से प्रोग्राम ऑफर होगा, काइंडली उस पर रजिस्टर्ड हो जाइएगा। हाँ, ये खुर्रम बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हाउ कैन वी फाइंड द बेस्ट ईयर एंड बेस्ट मंथ ऑफ द सेल्स। तो बेस्ट में तो यही होगा ना कि जो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब जो मैक्सिमम सेल्स होगी वो आपकी बेस्ट सेल्स होगी, और वो मैच कर जाएगी आपके ईयर के साथ, ठीक है। अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको एक एग्जांपल बना दूंगा, आपको उससे आंसर मिल जाएगा। डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।